वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान के रखें थोड़ा। और इसकी जो स्टेज आती है, जो अवस्थाएं आती हैं, वो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये हमें समझना है। और एक बात तो यहाँ पर होती है कि जो जीन पियाजे ने जो अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी दी है, उसमें संशोधन किसने किया है और एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है यानी जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है। सर जो केवीएस में क्वेश्चन आ रहे वो देख लिए क्या आपने? अलग क्या आ रहे सर, वो थोड़ा देखिए, वो बता दो। कौन से केवीएस में जो अभी पूछे जा रहे क्वेश्चंस, वो आपने देखे हैं क्या? अभी मैम किसी ने देखे भी, लेकिन कोई ऐसे एग्जैक्ट नहीं बता रहा कौन से पूछ रहे हैं। वैसे मोस्टली ये बताने के कोई ज्यादा हार्ड नहीं आ रही है, लेकिन मैं क्वेश्चन एक दो नहीं सर, मैंने तो देखा है कि वो YouTube पे तो ये दिखा रखा है कि क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ अच्छा बोला है। अभी जो पेपर हुआ अभी टीजीटी पीटी का भी स्टार्टिंग हुआ, टीजीटी का और प्राइमरी वाला पीएटी वाला आगे है। तो टीजीटी और पीटी वाले में जो भी उससे लाइब्रेरी वाले हो रहे थे ना, लाइब्रेरी वाले का हुआ था, लेकिन दो या तीन पेपर हो गए सर। हां उसमें लाइब्रेरी वाला का भी है। तो अभी जो मैंने कल वीडियो जो बच्चों से रिव्यू की बात की, तो वो ज्यादा आपने देखा होगा मुझे, लेकिन जिसको मैं बोल रहा हूं सीधा मोस्टली ये होता है कि हां मतलब मीडियम में आ रहा है, मीडियम जो आ रहा है ज्यादा हार्ड आ रहा है, ज्यादा इजी आ रहा है। लेकिन हां इतना है कि आपको आराम से क्वेश्चन मिल जाएंगे, आराम से क्वेश्चन मिल जाएंगे। और उसमें आपको जो मैंने इवैल्यूएशन पढ़ाया ना, इवैल्यूएशन वाला जो फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, और एक मैंने आपको बताया रेमेडियल डायग्नोसिस, इससे तीन चार क्वेश्चन आ रहे हैं। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो मैंने पढ़ाया, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट जो पूछ रहा है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों को, गुणात्मक और मात्रात्मक, ये हर बार आ रहा है क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन उसका ये भी आ रहा है कि जो एडल्ट सेंस में जो मैंने आपको बताया ना अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग होती है, अमूर्त चिंतन जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलते हैं, वो दो तरीके से पूछा इसमें। अगर वो प्रारंभ की बात करें कि ये स्टार्ट कब से होती है, और पूर्ण की बात करें ये पूर्ण कब से हो रही है। अगर पूर्ण की बात करें तो आपको किशोरावस्था बतानी है, अगर प्रारंभ की बात करें तो आपको बाल्यावस्था बतानी है। एक क्वेश्चन आप ये वाला पढ़ लेना कि सीखने का आदर्श काल, सीखने का अनोखा काल और सीखने का समस्यात्मक काल। ये मैंने कल वाली जो मैराथन क्लास ली थी उसमें आपने पढ़ा होगा। मैराथन क्लास में आपको बहुत सिंपल वे में सर वो हमारी नहीं थी, हमें नहीं कब ली थी आपने? मैराथन कब ली थी? हमारी नहीं हुई सर वो। अभी आप ऐसा करना, जो कैरियर इंडिया यूट्यूब चैनल है उसको आप देखना, जाके सब्सक्राइब करना, उस पर पड़ी हुई है वो, देख लेना। 3 घंटे की है, बहुत इजी में पढ़ाई मैंने, अच्छे से पढ़ाई है, ठीक है। ओके सर। सही, आपने नया टॉपिक शुरू किया क्या आज? हां कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है, आगे सभी लोग है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। देखो अब स्टार्ट करते हैं। देखो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, वो इसके जनक कौन माने गए हैं? जीन पियाजे हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये मैं खोल के क्या करूं सर? बच्चे किस रूप में स्कूल में सीखते हैं? एरर एंड ट्रायल के रूप में। ट्रायल एंड प्रयास त्रुटि, ट्रायल एंड एरर थॉर्नडाइक ने दिया था। गलती भी करते हैं और सीखते भी हैं। लेकिन जब मैंने आपको पहली क्लास पढ़ाई थी तो मैंने आपको ये भी बताया था कि प्राथमिक स्तर पर जो प्राइमरी स्टेज जो होगी उसमें जो बालक सीखेगा और सीखते समय जो एरर करेगा, जो गलती करेगा, तो वो सीखने में सहायक होगी या बाधा उत्पन्न करेगी? सहायक होगी सर, सहायक होगी, बस यही समझ के जाना है। और मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत होता है, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत होता है वो ट्रायल एंड एरर है। और ये वाला जो मैंने आपको बताया था ये वाहन चलाना, यानी ये भी आपसे पूछ सकता है कि वाहन चलाना किस सिद्धांत पर आधारित है, या तो थॉर्नडाइक का नाम पूछेगा या ट्रायल एंड एरर का नाम पूछेगा। सर इस स्कैनर पे भी काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, दो तीन स्कैनर पे। इसमें देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, एक थॉर्नडाइक और एक स्किनर और एक जो मैंने आपको बताया था वो कोहलर कोप का बर्दिमर से रिलेटेड आ रही है शिक्षा से। ये डेफिनेशन किसने दी है, किसने दी इस टाइप से? कोहलर कोप का बर्दिमर और स्किनर और थॉर्नडाइक, इन तीन को अच्छे से पढ़ लेना और लर्निंग डिसेबिलिटी को ढंग से पढ़ लेना। हां उसमें से भी क्वेश्चन आता है सर, कंपलसरी आएगा। और मैं एक बात बता रहा हूं, जो कर्व है ना जो मैंने सीखने के बातें पढ़ाए उनसे भी क्वेश्चन बेटा पूछेंगे। और मैंने आपको जो इंटेलिजेंस पढ़ाई है, इंटेलिजेंस की जो थ्योरी पढ़ाई है ना, उसमें हार्वर्ड गार्डनर वाली, स्पीयरमैन वाली और जेपी गिलफोर्ड वाली, इन तीनों को पढ़ के जाना। उसमें मोस्टली आपसे पूछेगा तो हार्वर्ड गार्डनर से पूछ सकता है। अगर उसने थर्स्टन से क्वेश्चन पुट अप किया ना, थर्स्टन ने जो दी थी वो समूह कारक का सिद्धांत दिया था, यानी ग्रुप फैक्टर दिया था। उससे या तो ये पूछ लेगा कितने प्रकार की बताइए, 7 प्रकार की, कौन सी नहीं बताई है तो आपसे पूछ सकता है मैकेनिकल यानी यांत्रिक बुद्धि नहीं बताइए। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर की पूछ रहा है आपसे, देख लेना। तो हार्वर्ड गार्डनर की मैंने आपको बताई थी एक इंट्रापर्सनल और एक पढ़ाई थी इंटरपर्सनल। आपको इनका कॉन्सेप्ट बना के देगा कि जब एक व्यक्ति स्वयं से बात करता है तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किस बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, जब एक व्यक्ति दूसरों से बात करता है तो कौन सी बुद्धि का प्रयोग करता है। लेकिन इसमें मैंने आपको एक और बताई थी स्थानीय बुद्धि, जो स्पेस वाली थी। स्थानीय बुद्धि जहां पर मैंने आपको बताई थी आकाश या अंतरिक्ष शब्द आए, जो स्पेस वाली इंटेलिजेंस होती है वो कौन सी बुद्धि कहलाती है? स्थानीय बुद्धि। इनको पढ़ के लेना। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल कौन से होते हैं लर्निंग के? रचनात्मक जिनको हम संज्ञानात्मकवादी बोलते हैं। जो आज पढ़ाओगे जी मतलब कौन से होते हैं? इसमें मैंने आपको कोहलर, अच्छा वो आएंगे इसके अंदर। जी कोफ्का ओके और बर्दिमर, जबकि मैंने इसकी क्लास ली थी तो मैंने आपको एक साइड में ये भी लिखा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। क्वेश्चन कंपलसरी भी है। और मैंने इसका एग्जांपल ये भी बताया था, एग्जांपल तो दे रहे, मैं पूछ रही थी जैसे लिखा प्रिंसिपल्स, तो इनके मतलब ये तो इनकी थ्योरी होगी, तो प्रिंसिपल्स वही प्रिंसिपल्स को तो सिद्धांत बोलते हैं। ओके जैसे ये लिखा हुआ बिहेवियर कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड इट्स इंप्लीकेशन फॉर। मैंने आपको एक बिहेवियर में थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर पढ़ा दिए। कॉग्निटिव में मैंने आपको लेविन भी पढ़ाया, टॉलमैन भी पढ़ाया, जीन पियाजे जो पढ़ा रहा हूं, और एक वो पढ़ाया वाला सामाजिक विकास भाषा समस्या। लेकिन जो मैंने आपको कोहलर, कोफ्का और बर्दिमर ये तीनों पढ़ाए, तो आप इनको रचनावादी जो कंस्ट्रक्टिव वाले इनमें पढ़ लेना। इसमें ये वाले तीनों आते हैं, ये ध्यान रखना। लीडरशिप तैयार है सर, एक ही आ रहा है उसे। देखो अगर वो पूछता है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जनक कौन है, तो आपको बताना जीन पियाजे। अगर वो मुझे जीन पियाजे निवासी कहां के, तो आपको बताना स्विट्जरलैंड के। तो संज्ञानात्मक होता क्या है? कॉग्निटिव बता तो रहा हूं, अभी आप समझे तो सही। नहीं वैसे अभी बता रहा हूं, स्विट्जरलैंड। और आपसे ये भी पूछ सकता है ये कौन थे, तो आपको बता देना मनोज चिकित्सक। ये जो संज्ञानात्मक की बात कर रहे हैं कि ये होता क्या है, इसका दूसरा नाम होता है मानसिक, और मानसिक का दूसरा नाम हम कह सकते हैं बुद्धि। ऐसा कोई कार्य जिसको हम अपनी बुद्धि के आधार पर करते हैं, सोच समझकर, उसको कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक नाम दिया गया है। जिसके जनक मैंने आपको जीन पियाजे बताया, और जीन पियाजे निवासी कहां के? स्विट्जरलैंड के। और जीन पियाजे को क्या माना जाता है? या तो मनोचिकित्सक माना जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात और ये ध्यान समझना, मनोविज्ञान में ये समझ लीजिए, एक तो पियाजे थे, समझना, एक तो पियाजे थे और एक बोर्सन थे। इन दोनों ने अपने बच्चों पर प्रयोग किए थे, अपने बच्चों पर प्रयोग किए थे। अगर आपसे ये पूछिए कि साइकोलॉजी में या पेडागोजी में वो कौन से दो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने बच्चे पर प्रयोग किए थे, तो आपको बताना जीन पियाजे और बोर्सन। अब बात यहाँ पे ये भी आती है कि पियाजे जो थे, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, बोर्सन ने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था। लेकिन अब यहाँ पर ये देते हैं पियाजे ने एक वक्र भी दिया था, एक वक्र दिया था, और उस वक्र का नाम था विकासात्मक वक्र। ये भी आपसे पूछ सकता है, इस वक्र का नाम था विकासात्मक वक्र। वक्र क्या सर? कर्वे जिसको बोलते हैं, कर्वे। अब इस वक्र का एक डायग्राम भी, इस डायग्राम को मैं बता रहा हूँ, वो ये भी पूछ सकता है कि ये वक्र किसका है, तो आपको इसका डायग्राम भी देख लेना है।
सीखने का एक डायग्राम है, लेकिन वो जो एग्जांपल दिया वो क्या दिया, देखो इसको समझेंगे। देखो पियाजे ने बताया कि बालक में बुद्धि का विकास उसकी आयु के साथ साथ बढ़ता है। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि जब जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था तो उन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया, तो जो बच्चों पर प्रयोग किया था तब उन्होंने अपनी जो स्टेज बांटी थी, जो 4 अवस्थाएं बांटी थी, वो अपने बच्चों को ध्यान में रख के बांटी थी, जो 4 अवस्थाएं बांटी। लेकिन उन्होंने एक वक्र ये दिया था कि जैसे जैसे बालक की एज बढ़ती है वैसे वैसे उनकी इंटेलिजेंस का विकास होता है। अब वो क्वेश्चन इस वाले वक्र से कैसे बनाएगा, इसका डायग्राम ये है और इसकी जो परिभाषा है वो ये है। वो एग्जांपल के तौर पे ये देगा कि पियाजे ने बताया कि बालक में जो बुद्धि का विकास है उसकी आयु के साथ साथ बढ़ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र उसको प्रदर्शित कर रहा है। तो मैंने आपको पहले जो 3 वक्र पढ़ाए थे, ये मैंने आपको पहले 4 वक्र पढ़ाए थे सीखने के जो वक्र पढ़ाए थे। एक मैंने पढ़ाया था आपको सरल, एक पढ़ाया था मैंने उन्नतोदर, एक मैंने आपको पढ़ाया था नतोदर और एक मैंने आपको पढ़ाया था मिश्रित। अब इसका जो डायग्राम था वो ये वाला था, इसका जो डायग्राम था ये वाला था, इसका जो डायग्राम था ये वाला था और इसका जो डायग्राम था ये वाला था। अब वो क्वेश्चन इस वाले को बनाता है, जो मैंने यहाँ पर ये चीज लिखी है इसको वो क्वेश्चन बनाता है, तो ऑप्शन में वो 4 डायग्राम बनाएगा, तो एक डायग्राम यहाँ से इस वाले को लेगा और 3 डायग्राम यहाँ से ले सकता है, इनमें से कोई 3 से। फिर आपको ये बताना इनमें से कौन सा वक्र सही है। तो ये समझिए जब पियाजे के वक्र की बात होगी, विकासात्मक वक्र में उन्होंने लिखा है कि बालक में बुद्धि का विकास है उसकी आयु के साथ साथ बढ़ रहा है, यानी ये जो मैंने आपको बताई थी सीखने की मात्रा होती है और ये उसकी आयु होती है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे उसका सीखना स्टैंड कर रहा है, वो कौन सा वक्र कहलाता है, आपको बताना है विकासात्मक वक्र कहलाता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात जो आती है वो ये आती है कि इन्होंने जो अवस्थाएं बताई थी, संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं बताई थी वो कितनी बताई थी, तो आपको बताना है अवस्थाएं 4 बताई थी। इन्होंने अवस्थाएं कितनी बताई थी, 4 अवस्थाएं बताई, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये होती है कि संज्ञानात्मक विकास में पियाजे किस मुख्य उद्देश्य से कार्य करे थे। अब यहाँ पर थोड़ा हम इस बात को समझेंगे, थोड़ा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखो पियाजे ने बालकों में यह जानने का प्रयास किया कि बुद्धि का विकास किस ढंग से होता है। अब संज्ञानात्मक का जो शाब्दिक अर्थ था उन्होंने ये जानने की कोशिश की बालक की जैसे एज बढ़ रही है उनमें बुद्धि का विकास कितने तरीके से हो सकता है। उसके लिए उन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब जिसमें देखो जिसमें संज्ञानात्मक का अर्थ बालकों के सूचनाएं एकत्र करने के तरीके से होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज लिखी है कि यहाँ पर जो मैंने संज्ञानात्मक का अर्थ लिखा है, जो कॉग्निटिव का जो अर्थ लिखा है वो मैंने लिखा है बालकों की सूचनाएं कलेक्ट करने के तरीके से होता है। यानी अब मैंने यहाँ पे एक चीज और ये लिखी थी कि संज्ञानात्मक का दूसरा मानसिक होता है, मानसिक का दूसरा बुद्धि होती है। अब यहाँ पर समझेंगे हम, मान लीजिए एक स्टूडेंट ये है और एक स्टूडेंट ये है, इन दोनों को मैंने भेजा है कि आप जाइए और एक ये स्कूल है, इस स्कूल में से सूचनाएं कलेक्ट करके लेके आइए। जब ये दोनों बच्चे स्कूल से सूचना कलेक्ट करके लेके आएंगे तो दोनों की जो इन्फॉर्मेशन जो सूचनाएं होंगी सेम होंगी, अलग अलग होंगी। जब ये दोनों बच्चे स्कूल में जाएंगे तो दोनों की जो सूचना लेके आएंगे वो दोनों सेम होंगी या डिफरेंट होंगी, डिफरेंट होंगी। अब डिफरेंट जो होंगी, अब मान लीजिए ये वाला जो व्यक्ति सूचना कलेक्ट स्कूल से लेके आया तो ये 10 पेज लिख कर लाया, ये वाला जो व्यक्ति सूचना कलेक्ट करके लाया ये 30 पेज लिख कर लाया। तो ये इसलिए जो 10 पेज लिखे और इसने ये 10 पेज लिखे हैं ये किस आधार पर लिख के लेके आए। बात यहाँ पर समझने वाली है कि मान लीजिए मैंने 2 बच्चों को भेजा कि जाइए आप इस वाले स्कूल से सूचना कलेक्ट करके लाइए कि इस स्कूल में क्या क्या हो रहा है। एक बच्चा गया तो उसने 10 पेज में पूरे स्कूल को ध्यान कर दिया, जबकि एक बच्चा गया उसने 30 पेज को ध्यान किया और ये कहा सर अभी और है पेज कम पड़ेंगे। तो ये जो 10 पेज लेके आया और ये 30 पेज लिख के लाया ये किसके आधार पर लिख के लाए, ऐसा कौन सा उन्होंने अपना आधार माना, ये समझने वाली बात है। तो ये जो दोनों लिख के लाए किस आधार पर लिख के लाए, अपनी बुद्धि के आधार पर। और बुद्धि का दूसरा मैंने क्या बताया था मानसिक, मानसिक का दूसरा मैंने आपको क्या बताया संज्ञानात्मक। और संज्ञानात्मक अर्थ मैंने यहाँ पर बताया सूचनाएं कलेक्ट करने के तरीके। आप किसी दूसरी व्यक्ति, दूसरी वस्तु, दूसरे सिद्धांत को किस नजरिए से देख रहे हैं और उसमें कमी देख रहे हैं, उसमें अच्छाई देख रहे हैं, वो सब डिफाइन कौन करता है, बुद्धि या मानसिक, ये संज्ञानात्मक। जिसमें उन्होंने बताया कि बालक में जो बुद्धि का विकास है वो आयु के साथ साथ बढ़ता है, लेकिन उस बुद्धि में जो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है वो डालता है हमारा अनुभव। जैसे जैसे हम अनुभवों से गुजरते हुए जाएंगे हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि ज्यादा डेवलपमेंट होती जाएगी और ज्यादा तरीके हमारे कार्य करने के होंगे। इसी को उन्होंने पियाजे ने क्या नाम दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। लेकिन जब मैंने आपको यहाँ पर लिखा है कि पियाजे थे और बॉसन थे, इन दोनों ने किस पर प्रयोग किया था, अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। और बॉसन की तो एक परिभाषा जो आपने पढ़ी होगी कि मुझे कोई एक बालक दो, मुझे कोई एक बालक दो, आप उसे जैसा चाहोगे मैं उसे वैसा बना दूंगा। अगर मान लीजिए आपने मुझे 5 साल का बच्चा दिया और मुझे ये बात बोली कि इसको आप आईएएस बना दो तो मैं उसे आईएएस भी बना सकता हूं। अगर आप मुझे कहेंगे इसको चोर बना दो मैं इसको चोर बना दूंगा, क्योंकि जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे मैं इसको माहौल जैसा प्रदान करूंगा, वैसे वैसे उसकी बुद्धि डेवलपमेंट होगी और वो वैसा ही बन जाएगा। लेकिन पियाजे ने कहा था कि बालक में जो बुद्धि का विकास है उसकी आयु के साथ साथ बढ़ता है, इसी के आधार पर उन्होंने कौन सा वक्र दिया, विकासात्मक वक्र। अगर आपसे ये पूछे पियाजे निवासी कहां के, स्विट्जरलैंड के, कौन है, मनोज चिकित्सक। अवस्था कितनी बताई पियाजे ने, आपको बताइए 4 अवस्था बताइए। अगर यहाँ पर पूछे कि संज्ञानात्मक का शब्द अर्थ क्या है तो आपको बता देना है बालकों की सूचनाएं एकत्र करने के तरीके से होता है। कुछ पूछना है पूछिए। तो ये संज्ञानात्मक का मीनिंग क्या है, एक बार दोबारा बताना। मैंने यहाँ लिखा है पियाजे ने यह बालकों में यह जानने का प्रयास किया, क्या जानने का प्रयास किया कि बालक में बुद्धि का विकास है वो कितने तरीकों से हो सकता है, किस ढंग से हम बालक में बुद्धि का विकास कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पियाजे ने यह जाना कि मेरे जो बच्चे हैं उन बच्चों में बुद्धि का जो विकास है वो कितने तरीकों से हो रहा है ये मुझे जानना है। इसके लिए उन्होंने कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया, संज्ञानात्मक का विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको एक बात ये वाली बताइए कि संज्ञानात्मक का जो शब्द अर्थ होता है बालकों के सूचनाएं एकत्र करने के तरीके से होता है। अब एक एग्जांपल थोड़ा समझे, मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, समझना देखो संज्ञानात्मक का दूसरा नाम मानसिक होता है, मानसिक का दूसरा बुद्धि होता है, ये तीनों सेम है। मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, मार्केट जाने के बाद आप वहां से सेब खरीदते हैं, सेब खरीदते हैं। अब सेब खरीदने के बाद आपने पूछा उससे सेब किलो, उसने बताया 200 रुपए पर केजी है। लेकिन जिस सेब को आपने खरीदा उसमें थोड़ा सा दाग लगा हुआ था, थोड़ा सा उसमें थोड़ा धब्बा लगा हुआ, थोड़ा खराब हो रहा था। लेकिन अब देखो 2 तरीके से समझना। अब जो आपने 200 रुपए किलो सेब खरीदने जा रहे हैं और जब आपने ये सेब देखा तो इसमें मान लीजिए 0.001% सेब खराब है और बाकी सारा सेब सही है।
तो जो आपको ये इतना परसेंट सेव खराब दिखाई दे रहा है, बाकी सारा परसेंट जो सेव है वो सही है, तो जो आपकी बुद्धि है वो खराब सेव को दिख रही है, ना कि सही सेव को दिख रही है। अब इसी को दूसरे में ले जाते हैं, तो जो दूसरा व्यक्ति आता है उसको ये खराब नहीं दिखाई दे रहा, उसको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, सही दिखाई दे रहा है। किसी एक को खराब दिखाई दे, किसी एक को सही दिखाई दे। ये जो दोनों सूचना दिखाई दे रही है वो किसके आधार पर कर रही है, मानसिक बुद्धि या संज्ञानात्मक के आधार पर। यानी हमारी जो सूचना प्रकट करना, कलेक्ट करना, हमारे विचार प्रकट करना, हमें विचारों को एक्सेप्ट करना, ये सब हमारी बुद्धि पर डिपेंड करता है। अब कौन सा विचार हमें सही दिखाई दे रहा है, कौन सा गलत दिखाई दे रहा है, वो हमारी बुद्धि डिसाइड करेगी। अब मान लीजिए एक व्यक्ति को ये खराब सेव इतना कितने परसेंट, इतने परसेंट खराब वो दिखाई दे रहा है, जबकि एक व्यक्ति को इसको नहीं, पूरा जो सही सेव है वो दिखाई दे रहा है। ये जो सब बातें हैं, प्याजे ने इस सब बातों को बोला है कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और मैं आपको फिर भी दोबारा बता रहा हूं, संज्ञानात्मक का दूसरा नाम होता है मानसिक, मानसिक का दूसरा नाम होता है बुद्धि। और जो भी हमारा कार्य करने का तरीका होता है वो हमारी बुद्धि करती है। लेकिन जब हम प्याजे को पढ़ रहे हैं तो प्याजे ने ये कहा था कि बालक की जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी बुद्धि का विकास होगा। यानी प्याजे ने ये माना है कि जो बालक में बुद्धि का विकास है उसका एज से संबंध है। जैसे उसकी एज बढ़ेगी, जितनी एज बढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग उसकी बुद्धि का विकास होगा। ऐसा नहीं होगा एक बालक की एज 10 साल होगी है तो 5 साल की बराबर बुद्धि होगी, ऐसा नहीं होगा 5 साल का बच्चा है तो 10 साल की एज के बराबर बुद्धि होगी। जितनी एज बढ़ी है उसके अकॉर्डिंग उसमें बुद्धि का विकास होगा। कौन सा सिद्धांत कहलाता है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगर आपसे ये क्वेश्चन ये वाला पूछे कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जीन प्याजे ने बुद्धि को विकास का आधार क्या माना है, तो आपको बता देना है क्या माना है, एज माना है। क्या माना है, एज माना है। और पूछिए आगे चले। तो ये एज वाला बताने क्या बताया तो आपने? संज्ञानात्मक वर्ग क्या है ये बताना एक बार। कौन सा बोला, ये वॉटसन के नीचे लिखा हुआ आपने, ये वो फिगर से बनाई हुई है जो ये नहीं सर, ये बार बना रखे जो ये प्याजे का एक वक्र है, प्याजे का वक्र है और इस वक्र का नाम दिया गया है विकासात्मक वक्र, डेवलपमेंट कर्व। अब इस वक्र का डायग्राम ये है, देखो इसकी जो परिभाषा मैंने लिखी है कि प्याजे ने बताया कि बालक में बुद्धि का विकास उसकी आयु के साथ साथ बढ़ रहा है। यानी ये जो है ये सीखने का स्टैंड है, सीखने की लेवल है, और ये जो लाइन है ये आयु है। जैसे जैसे उसकी आयु, मान लीजिए उसकी आयु यहाँ तक बढ़ी है तो सीखना कहाँ पे, यहाँ पर है। मान लीजिए उसकी आयु यहाँ पर है तो सीखना कहाँ पर है, यहाँ पर है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी वैसे वैसे उसमें बुद्धि का विकास होगा। कौन सा वक्र कहलाता है, विकासात्मक वक्र कहलाता है। आपको ये ध्यान में रखना है। लेकिन आपसे ये पूछिए कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जीन प्याजे ने अपनी बुद्धि के विकास का आधार किसको माना है, तो एज को माना है। उन्होंने ये बात बोली थी कि जैसे बालक में एज बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी बुद्धि का विकास होगा। इसी को आधार मानकर उन्होंने विकासात्मक वक्र, डेवलपमेंट कर्व का प्रतिपादन किया। और आपसे ये पूछिए संज्ञानात्मक अर्थ क्या है, तो मैंने आपको बता दिया बालक की सूचना एकत्र करने के तरीके से होता है। जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जब दो बालक स्कूल में सूचना कलेक्ट करने जाते हैं तो दोनों की जो सूचना डिफरेंट होगी। एक बालक की स्मॉल हो सकती है तो एक बालक की ब्रॉड हो सकती है, एक बालक की लेंथी हो सकती है तो एक बालक की फैक्चुअल हो सकती है। ये दोनों की जो सूचना डिफरेंट आ रही है वो उनकी गलती नहीं है, उनकी बुद्धि के अकॉर्डिंग जो अपनी सूचना कलेक्ट करके लाए। और आपसे ये पूछे जीन प्याजे की अवस्था कितनी है, तो आपको बताएंगे 4 अवस्थाएं। 4 अवस्था कौन सी है, हम अभी बताएंगे। एक तो सेंसरी मोटर होगी, एक प्री ऑपरेशनल होगी, एक होगी कंक्रीट ऑपरेशनल और एक होगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यानी पहली होगी संवेदीगामक या इंद्रियजनिक, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक और लास्ट में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आगे चले। अगर आपसे ये पूछे जीन प्याजे निवासी कहाँ के, स्विट्जरलैंड के, कौन है, मनोज चिकित्सक। अब बात ये भी पूछ सकता है कौन से दो साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया, तो आपको एक प्याजे बताना है, एक बॉटसन बताना है। अगर बॉटसन की परिभाषा पूछे तो आपको बताना है मुझे कोई एक बालक दो, आप उसे जैसा चाहोगे मैं उसे वैसा बना दूंगा। सर ये जो वॉटसन है इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, नहीं तो बिहेवियरिज्म दी है, व्यवहार की जनक। ओके। मैंने आपको यहाँ पे एक बात ये बताई है कि साइकोलॉजी में, पेडागोजी में वो कौन से दो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किए। तब मैंने जाके आपको यहाँ पर दो लिखे हैं। कौन कौन से दो हैं, एक मैंने आपको प्याजे लिखा है और दूसरा कौन सा लिखा है, बॉटसन, जिन्होंने किस पर प्रयोग किया है, अपने बच्चों पर प्रयोग किया है। आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोनों को एक साथ, लेकिन बॉटसन अलग है और कॉग्निटिव यानी जीन प्याजे अलग है। आगे चले। हाँ जी। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं प्याजे की अवस्थाएं। कितनी बताएंगे आपको, 4 बताएंगे प्याजे की अवस्थाएं। कौन कौन सी है, देखो। संवेदी गमक, इसका समय है 0 से 2 वर्ष। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका समय है 2 से 7 वर्ष। संक्रियात्मक अवस्था, ऑपरेशनल स्टेज, इसका जो समय माना गया है 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट आती है, वो आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल स्टेज, इसका माना है 11 से 15 वर्ष। ये प्याजे की 4 अवस्थाएं हैं। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है कि जीन प्याजे की पहली अवस्था कौन सी है, दूसरी अवस्था कौन सी है, तीसरी अवस्था कौन सी है, चौथी अवस्था है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है प्याजे की तीसरी अवस्था का समय कितना है, दूसरी अवस्था का समय कितना है, पहली अवस्था का समय कितना है, या चौथी अवस्था का समय। यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन पुट होंगे, समझ, 2 क्वेश्चन कौन से पुट होंगे। एक तो आपसे ये पूछेगा कि पहली अवस्था कौन सी है, या दूसरी अवस्था कौन सी है, या तीसरी अवस्था कौन सी है, या जो चौथी अवस्था है वो ऐसे पूछ सकता है। या फिर ये पूछेगा पहली अवस्था का समय कितना है, दूसरी अवस्था का समय कितना है, तीसरी अवस्था का समय कितना है और चौथी अवस्था का समय कितना है।
यानी प्याजी ने दूसरी अवस्था कौन सी बताई है, प्याजी की दूसरी अवस्था का समय कितना है, प्याजी ने तीसरी अवस्था कौन सी बताई है और तीसरी अवस्था का समय कितना है, वो वाली बात हमें देख लेनी है। अगर वो पहली वाली अवस्था की बात करें तो आपको बताना है संवेदी गमक अवस्था है जो सेंसिंग मोड कहलाती है और इसका जो समय मैंने आपको बताया वो बताया 0 से 2 वर्ष। अब बात यहाँ पे एक बात ये आती है कि मान लीजिए वो इनके अंदर से क्वेश्चन पुट करता है, अंदर से भी लिखाएंगे आपको पढ़ाएंगे भी, अगर मान लीजिए वो अंदर से क्वेश्चन पुट करता है तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये पहली अवस्था की विशेषता है या दूसरी अवस्था की विशेषता है या तीसरी अवस्था की विशेषता है या नेक्स्ट अवस्था की विशेषता है। एक तो आपको इनका समय याद हो कि इनका समय कौन-कौन सा है। अब मान लेते हैं उसने एक एग्जांपल दिया कि निम्नलिखित में से प्याजे की यह किस अवस्था के अंतर्गत आता है और आपको कंफ्यूजन वाली बात हुई है कि ये पहली स्टेज में आएगा, दूसरी स्टेज में आएगा, तीसरी स्टेज में आएगा, नेक्स्ट स्टेज में आएगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि मान लीजिए उसने कोई भी ऐसी अवस्था बताई या कोई भी ऐसा क्वेश्चन बना के दिया और उस क्वेश्चन को आपको अपने छोटे भाई-बहनों पे अप्लाई करना है। मान लीजिए उसने ये वाली बात बोली कि किस अवस्था में एक बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति, अनुकरण मीन्स होता है नकल करना। प्याजे की किस अवस्था में एक बालक नकल करना सीखता है या नकल करता है या दूसरों पर डिपेंड रहता है, या फिर उसने ये वाली बात बोली किस अवस्था में एक बालक इंद्रियों का प्रयोग करता है, इंद्रियों का प्रयोग करता है। और ये वाली बात आपको समझ में नहीं आ रही कि किस अवस्था में ये वाली बात आएगी, तो आपको ये स्टेज की अवस्था क्लियर याद हो। अब मान लीजिए उसने पूछा है नकल करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, प्याजे की किस स्टेज में बालक नकल करता है या दूसरों पर डिपेंड रहता है, तो आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही है कि मान लीजिए 2 से 7 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा तो दूसरों पर डिपेंड हो नहीं सकता। 0 से हाँ, वो तो ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए वो दूसरों पे डिपेंड 7 साल का बच्चा तो हो नहीं सकता, आपके 11 साल का बच्चा हो नहीं सकता, 15 साल का बच्चा हो नहीं सकता। तो 2 साल का जो बच्चा है वो डिपेंड दूसरों पे रह सकता है या नकल करके सीख सकता है। अगर उसने पूछा किस अवस्था में बालक नकल करता है, तो भाई 7 साल का बच्चा तो नकल करेगा नहीं, उसे तो पता है कुछ ना कुछ कर लेगा। 11 साल का बच्चा थोड़ा समझदार होता है और 15 साल का बच्चा तो एडोलसेंस में उसमें पहुंच ही जाता है, जो किस अवस्था में। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि ऐसा कोई सा भी स्टेटमेंट है। अब उसने पूछा है किस अवस्था में एक बालक इंद्रियों का प्रयोग करता है और इंद्रियों का प्रयोग कब करेगा, मान लीजिए उसे भूख लगी है तो रोएगा या हाथ पैर इधर से उधर फेंकेगा, जो कुछ भी आंखों को देखेगा, जो कुछ भी करेगा, तो वो 2 साल का बच्चा ही तो करेगा, ना कि 7 साल का बच्चा। 7 साल का बच्चा तो अपनी कर्मेंद्रियों का प्रयोग करना स्टार्ट कर देगा, 11 साल का बच्चा प्योर समझदार हो जाएगा और 15 साल का बच्चा ही है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये किस स्टेज में आएगा, तो जो आपको ईयर मैंने लिखाई है 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15, उस वाली सेंटेंस को, उस वाले क्वेश्चन को इन चारों स्टेज की आयु में रख लेना, उस एज पे रख लेना, आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन पता चल जाएगा कि नहीं। अगर वो ये पूछता है किस अवस्था में एक बालक समस्या समाधान करता है। अब समस्या समाधान की बात आएगी तो बच्चा पूर्व से मैच्योर होगा और मैच्योर होगा तो 2 साल का बच्चा तो समस्या समाधान करेगा नहीं, 7 साल का बच्चा करेगा नहीं, 11 का करेगा नहीं, लेकिन समस्या समाधान तो हाई स्टेज आ जाएगी। तो सबसे लास्ट वाली स्टेज हमारी कौन सी है? औपचारिक, फॉर्मल, टू रैकेट्स उसको हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछे प्याजे की कितनी अवस्था है तो आपको बताइए 4 अवस्था, पहले कौन सी संवेदी, दूसरी कौन सी पूर्व, तीसरी कौन सी मूर्त और लास्ट में कौन सी औपचारिक, यानी सेंसरी, प्री-ऑपरेशनल और कंक्रीट और फॉर्मल जो कहलाती है। इनका समय पूछिए तो इसका समय मैंने आपको बताया 0 से 2 वर्ष, इसका समय मैंने आपको बताया 2 से 7 वर्ष, इसका जो समय मैंने बताया 7 से 11 वर्ष और इसका समय मैंने आपको बताया 11 से 15 या 12 से 15 भी दे सकता है। आप कंफ्यूजन मत होना कि सर ने तो 11 से 15 लिखा है तो इसमें 12 से 15 आएगा तो लगाने लगे। एक बात तो ध्यान रखना, मान लीजिए मैंने 0 से 2 वर्ष यहाँ पे लिखा है तो 0 से 3 वर्ष भी आ जाए तब भी राइट आंसर होता है कि यानी जो डिजिट इसके आगे पीछे चलती है वो उसी की समथिंग मानी जाती है। ऐसा नहीं कि मैंने 0 से 2 वर्ष लिखाई है और वहां पर 0 से 3 वर्ष आ गई तो आप उसको सही नहीं माने, क्योंकि इसके आगे पीछे वाली डिजिट इसके साथ चलती है। अगर यहाँ पर मैंने 2 से 7 लिखा है तो यहाँ पर 3 से 7 भी दे सकता है, अगर मैंने यहाँ पर 7 से 11 लिखा है तो 8 से 11 भी दे सकता है और यहाँ पर 12 से 15 भी दे सकता है। तो कंफ्यूजन मत होना, यानी जो डिजिट मैंने लिखाई है उसके आसपास की एक डिजिट भी उसके साथ में आ सकती है, राइट आंसर होगा। हाँ, कंडीशन ये होती है कि मान लीजिए ऑप्शन में 0 से 2 वर्ष भी आ रहा है और 0 से 3 वर्ष भी आ रहा है तो फिर 0 से 3 वर्ष नहीं लगाएंगे, फिर कौन सा लगाएंगे? 0 से 2 वर्ष लगाएंगे। अगर दोनों में से एक आई है तो फिर किसी को भी आप लगा सकते हैं। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं, आगे चले। यस सर। अब सबसे पहली अवस्था डालते हैं संवेदी गामक अवस्था। इसका समय बताया 0 से 2 वर्ष। अब इसमें जो पहला पॉइंट होगा, देखो इस अवस्था में एक बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंद्रियों का प्रयोग करता है। ये आपको इंपोर्टेंट डाल लेना, पहला वाला पॉइंट बहुत पूछा जाता है। दूसरे वाले पॉइंट की बात करें, इस अवस्था में बालक में वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व जानते हैं आप लोग यस सर। क्या होता है? ऑब्जेक्ट पर वो मटेरियल स्टेबिलिटी बोलते हैं इसको, भावना पाई जाती है। इसको आप इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट डाल लेना। मतलब सर उसमें छोटे बड़े का वो नहीं पता लगता, वही है ना जी। वो तीसरा वाला पॉइंट अभी समझाऊंगा पूरा। तो एक ग्लास में अगर पानी डालते हैं वो चौड़े बर्तन में डाल देते हैं तो उसी वो कम समझता है और अभी कम वो क्रमागत होता है, वो भी होता है उसको। इस अवस्था में परमानेंट वाला होगा कि चीज है। हाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो वो परमानेंट एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल, इस अवस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। अनुकरण जानते हैं? नकल। एक और आता है इस अवस्था में दूसरों पर निर्भर रहता है। देखो अब जो मैं लास्ट वाला जो पॉइंट लिख रहा हूं उसको समझना, अच्छा पॉइंट है। इस अवस्था में बालक की बुद्धि उसके कार्यों से पहचानी जाती है या प्रदर्शित होती है। इसलिए देखो मैं पहले 2 पॉइंट समझा रहा हूं, बाकी ये 2 तो आपको समझ में आता है। पहले 2 समझो। इस अवस्था में एक बालक अपनी आवश्यकता, उसकी जितनी भी नीड है उनकी पूर्ति करने के लिए जब भी वो इंद्रियों का प्रयोग करता है तो ये समझो संवेदी गामक या इंद्रिय जनित अवस्था कहलाती है। इसका वो दूसरा नाम ये भी दे सकता है, इंद्रिय जनित अवस्था। कौन सा दे सकता है? इंद्रिय जनित अवस्था भी दे सकता है। यानी वो कौन सी अवस्था है जिसमें एक बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंद्रियों का प्रयोग करता है। सबसे वेरी वेरी इंपोर्टेंट। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट मैंने आपको ये वाली बताई है, समझ लेना।
मैंने ये वाली बात बताई, किस अवस्था में एक बालक में वस्तु स्थायित्व, यानी मान लीजिए जब छोटा बच्चा होगा उसे किसी भी खिलौने से प्यार हो जाता है। मान लीजिए उसे खिलौना जो मिल रहा है वो 15 रुपए का खिलौना है और वो सबसे अच्छा लगा है। अब उसकी जगह आप उसे 150 रुपए का खिलौना दोगे, 150 का खिलौना दोगे, तभी वो 150 वाले खिलौने को लेगा, महंगे वाले खिलौने को लेगा, क्योंकि उसे जो खिलौना है वो पहले से प्रेम हो गया, उस खिलौने से अच्छा हो गया, उसी से उसे लगाव हो गया है, जिसको प्याजे ने क्या नाम दिया गया, वस्तु स्थायित्व, ठहराव। अब उसको तो वो दूसरे को नहीं ले सकता, वो 15 वाले खिलौने से पसंद है, उसी से खुश है। आपसे ये पूछेगा किस अवस्था में एक बालक में वस्तु स्थायित्व की भावना पाई जाती है, तो राइट आंसर आपको कौन सी लगानी है, संवेदी गमन यानी सेंसरी मोटर स्टेज लगानी है। दो पॉइंट को समझना, किस अवस्था में बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंद्रियों का उपयोग कर रहा है, पहली वाली। किस अवस्था में एक बालक में वस्तु स्थायित्व की भावना पाई जा रही है, पहली वाली अवस्था। उसके बाद अनुकरण की प्रवृत्ति है, या नकल कर रहा है, जब छोटा है तो नकल करेगा, आप उसे जैसी भाषा सिखाओगे, जैसी लैंग्वेज सिखाओगे, जैसी शिक्षा सिखाओगे, जैसा माहौल दोगे वो उसी को देखकर सीखेगा। मान लीजिए 1 साल का बच्चा है, छोटा-छोटा धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है, बड़े होते जैसे ही वो सुबह-सुबह जगता है, 1 साल का 2 साल का होता है, तो घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो धीरे-धीरे करके उसका डेवलप जो होगा, मानसिक विकास होगा, चिड़चिड़ा होता चला जाएगा, क्योंकि जब वो मम्मी-पापा को देखकर लड़ाई झगड़ेगा तो उसका भी चिड़चिड़ा हो जाएगा। अब सुबह जगते-जगते आप हम उसको जैसा माहौल देंगे, हम उसी के ढाल उसका करेंगे। आपने एक देखा होगा अभिनेता का नाम रितेश देशमुख का नाम सुना है? रितेश देशमुख नाम सुना है? यस सर, और उनकी बैक का नाम सुना है? जनरल डिसूजा का। यस सर, अब देखना देखो समझना, मैं इसको बता रहा हूँ अनपढ़ वाले को। जब ये दोनों रितेश देशमुख और जनरल डिसूजा जब अपने बच्चों को साथ में लेके बाहर मीडिया के सामने जाते हैं, तो इनके जो दोनों छोटे बेटे हैं, हर किसी से हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। आपने कभी फोकस किया होगा, आगे देखना, क्योंकि उनको जैसा माहौल दिया गया है वैसे तो वो नकल करके सीखे, लेकिन अगर अदर अभिनेता के बच्चों को देखेंगे आपने, तो उनमें बिहेवियर और जो भी एक नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं होती, वो मीडिया के सामने भी अपने मम्मी पापा की बेइज्जती कर देते हैं। तो उनको जैसा माहौल दिया गया उसी की अकॉर्डिंग नकल करके उन्होंने अपना बिहेवियर डेवलपमेंट किया है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को जैसा माहौल दिया गया उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने व्यवहार में ढाला है। अपने मम्मी पापा को देखकर अपने व्यवहार में जो नकल करके ढाला है वो कौन सी अवस्था कहलाएगी, 0 से 2 वर्ष यानी संवेदी गमन अवस्था कहलाएगी। अगर मान लीजिए आपका छोटा बेटा है, बेटी है, आप उस अपने बेटा बेटी को हर समय बिल्कुल अनुशासन में सिखाना चाहते हैं, हर किसी बड़े से नमस्ते करना सिखाते हैं, तो आगे जाके बिल्कुल नमस्ते करेगा। अगर आप उसे जैसा माहौल देंगे उसी के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर चेंज होगा, वो क्या कहलाता है, अनुकरण या नकल करना। अगर आप किसी से गाली-गलौज देके बात कर रहे हैं, तो आपका छोटा भाई बहन बेटा बेटी वो भी आपको गाली देके बात करेगा। अब दूसरों पर निर्भर, क्योंकि वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता है ना, अपनी इंद्रियों के द्वारा आपको अपनी आवश्यकता बता रहा है, तब आपको पता लगेगा, तब जाके आप उसकी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। मान लीजिए एक बच्चा 1 साल का है और 1 साल का बच्चा है और वो रो रहा है, तो आपके दिमाग में क्या बताएगी कि इसे भूख लग रही है। अगर बड़ा होता भूख लगती तो किचन में जाके खाना खा लेता, लेकिन जब छोटा है और वो किचन में जा नहीं सकता, दूसरों पर डिपेंड है, तो कौन सी अवस्था कहलाएगी, संवेदी गमन पहली वाली अवस्था। अब मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि इस अवस्था में बालक की बुद्धि किसके द्वारा, उसके कारणों के द्वारा प्रदर्शित होती है। और एक एग्जांपल इसका ये आता है, आपने देखा भी होगा, इसका भी एक एग्जांपल है, आपने देखा होगा। मान लीजिए एक बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ, एक बच्चा ये यहाँ पर बैठा हुआ है, समझना, एक बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है और इस खिलौने को पकड़ने के लिए वो चादर को अपनी ओर खींच लेता है। इस चादर को अपनी ओर खींच लेता है और खींचकर उस खिलौने को प्राप्त कर लेता है। तो जो उसकी बुद्धि है, जो उसका ये कार्य करने का तरीका है, जो उसकी सोचने और समझने की शक्ति है, वो किसके द्वारा प्रदर्शित हुई, किसके द्वारा प्रदर्शित हुई, कार्य के द्वारा। क्योंकि इस खिलौने को उसने चादर को अपनी ओर खींचकर उस खिलौने को प्राप्त कर लिया। जब इस चादर को अपनी ओर खींच रहा था तो कोई कोई कार्य कर रहा था, जब कार्य कर रहा था तो उसके दिमाग में ये वाली बात आई कि मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता, तो इस चादर को अपनी ओर खींच लूं। जब उसने खींचा तो कार्य किया, जब कार्य किया तो उसकी बुद्धि थोड़ी डेवलपमेंट हुई है। और मैंने आपको ये वाली बात बताई कि व्याप्याजे के अकॉर्डिंग बालक में बुद्धि का विकास उसकी आयु के साथ बढ़ता है। अगर उसने ये वाली बात बोली उसमें कि जब एक छोटा बालक चादर को अपनी ओर खींचकर उस खिलौने को प्राप्त कर लेता है, प्याजे की किस अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है, तो आपको बताना है संवेदी गमन अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज को बता रहा है। इस वाली स्टेज में से आपको कुछ भी पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब एक एग्जांपल सुनिए, मान लीजिए इनसे हटके कोई भी एग्जांपल आता है, इनसे हटके वो कुछ भी क्वेश्चन बनाता है, तो दिमाग में बस ये वाली बात याद हो, ये वाली 0 से 2 वर्ष। अगर वो ऐसी विशेषता बना रहा है, ऐसा क्वेश्चन बना रहा है जो कार्य सिर्फ 2 साल तक के बच्चा ही कर सकता है, तो राइट आंसर ये होगा। अगर 2 साल से ऊपर वाला कर सकता है तो राइट आंसर ये वाली स्टेज नहीं होगी। अगर यहाँ से हटके वो कोई भी क्वेश्चन बनाता है और एक्स वाई जेड मैंने नहीं लिखाया हो, पेडागोजी का शब्द का ये होता है, वो आपकी समझ पर डिपेंड करेगी। और मान लीजिए मैंने इनमें से कुछ नहीं लिखाया है और एक एग्जांपल उसने अपनी सोच समझ कर बना दिया और फिर आपको इनमें से नहीं आता, तो दिमाग में ये वाला अटैक होना चाहिए, 0 से 2 वर्ष। अब जो आपने ऐसा क्वेश्चन जो बिल्कुल नहीं पढ़ा हो लेकिन एज आपको याद हो और पूछ इसमें से रहा हो कि प्याजे की किस अवस्था के अंतर्गत आता है, तो चारों स्टेज की चारों बार एज है उनको आप ध्यान रखना। अगर वो जो भी उसने बना के दिया है कि 0 से 2 साल का बच्चा कर सकता है तो इसको लगाना, 3 से 7 वर्ष का कर सकता है तो इसको लगाना, अगर 7 से 11 वर्ष का कर सकता है तो इसको लगाना, या 12 से 15 वर्ष का कर सकता है इसको लगाना। क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। पेडागोजी मोस्टली किताबों में जाना। जी एक्सक्यूज मी सर, ये दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है आपने सर्कल लगा के किसका ऊपर, किसका ये इसका नहीं सर, साइड में, ये वाला साइड में नहीं, हाँ ये ऊपर, हाँ जी इंद्रिय जनित, हाँ जी, सेंसरी मोटर इंद्रिय जनित। यानी आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर इनसे हट के आ रहा है तो आपको वर्ष जरूर याद हो। आगे चले, सर आगे ये स्थायित्व बताना, कौन सा वाला वस्तु स्थायित्व दूसरे पॉइंट में। मैंने आपको मेटेरियल स्टेबिलिटी जो होती है, यानी मैंने आपको ये वाला बताया, एक बालक छोटा है, अगर उसे कोई खिलौना पसंद आ जाता है, अगर उसे कोई खिलौना पसंद आ जाता है, अगर उसकी जगह आप उससे अच्छा वाला और महंगा वाला खिलौना भी उसको दोगे, तभी वो उस खिलौने को नहीं लेगा, क्योंकि उसे पहले वाले खिलौने से प्यार हो गया है, जिसको प्याजे ने वस्तु स्थायित्व माना है। आगे चले, आगे अब आती है दूसरी स्टेज। दूसरी स्टेज जो होती है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका समय कितना होता है, 2 से 7 वर्ष। देखो इसमें पहला पॉइंट देखेंगे, इस अवस्था में बालक में भाषा विकास प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक में सामूहिकता की भावना पाई जाती है। इस अवस्था में बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में
बालक वातावरण की वस्तुओं को जानने लगता है। एक को देखेंगे, इस अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। अब इस वाली स्टेज से जब भी क्वेश्चन पुटअप होगा तो पहला वाला पुटअप होगा और ये वाला। अब उसने पूछा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि प्याजे की किस अवस्था में एक बालक में लैंग्वेज वाला विकास होता है, भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, तो आपको बताना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में बताना है। अब दूसरी बात उसमें आपको ये होता है कि बालक में सामूहिकता की भावना पाई जाती है। सामूहिकता की भावना कैसे पाई जाती है कि मान लीजिए वो ग्रुप में रहना प्रारंभ कर देता है, ग्रुप में रहना प्रारंभ कर देता है और उसके बाद जैसे मैंने आपको लिखाया था कि वो स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। जब वो स्कूल जाएगा तो ग्रुप में प्रारंभ होगा, जब ग्रुप में होगा तो सामूहिकता की भावना पाई जाएगी। यानी यहाँ पर हमें ये देखना है कि प्याजे की वो कौन सी अवस्था है जिसमें एक बालक में भाषा का विकास प्रारंभ हो रहा है, तो आपको बतानी है प्री ऑपरेशनल स्टेज। अगर आपसे ये पूछिए प्याजे की वो कौन सी अवस्था है जिसमें एक बालक समूह में रहना प्रारंभ कर देता है या सामूहिकता की भावना प्रारंभ कर देता है, तो आपको बताना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। स्कूल जाना प्रारंभ करे तो भी पूर्व संक्रिया, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ये वाली है कि प्याजे की किस अवस्था में एक बालक वातावरण की वस्तुओं को, यानी जब वो अपने घर से बाहर निकलना थोड़ा प्रारंभ कर देता है तो आसपास की जो भी वस्तु होती हैं उनको जानने लगता है, मान लीजिए एक बच्चा है, वो 2 साल का बच्चा, और उसे आप ये चीज दो तो वो मुंह में देगा, इसको देगा कि ये खाने की चीज है। लेकिन ये बच्चा अगर 6 साल का हो जाता है, 5 से 6 साल का हो जाता है या 7 साल का हो जाता है, तो उसे ये पता लग जाता है कि ये वाली जो वस्तु वो खाने वाली वस्तु नहीं है, क्योंकि वो वातावरण की वस्तु को धीरे-धीरे जानने लगता है, पहचानने लगता है। अगर आपसे ये पूछे प्याजे की किस अवस्था में एक बालक अपने घर से बाहर निकलकर वातावरण की वस्तु को जानने लग रहा है, ना कि डिफरेंट कर रहा है। अगर अंतर करने की बात है तो तीसरी वाली कंक्रीट वाली आएगी। अगर आपसे ये पूछे किस अवस्था में प्याजे की किस अवस्था में एक बालक वातावरण की वस्तुओं में विभेद यानी डिफरेंट करेगा, तो आपको बतानी तीसरी वाली अवस्था। अगर वो पहचानने की बात कर रहा है, तो आपको बतानी दूसरी संक्रियात्मक अवस्था। अगर आपसे ये पूछे प्याजे की किस अवस्था में एक बालक का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है, तो आपको बतानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यानी वातावरण की वस्तुओं को जानने लगेगा तो आपको बताना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। शारीरिक और मानसिक विकास आपको तेजी से पूछे तो आपको बताना है दूसरी वाली अवस्था। किस अवस्था में बालक में भाषा का विकास प्रारंभ होता है, तो आपको बताना पूर्व संक्रियात्मक। किस अवस्था में बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, तभी आपको बताना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। किस अवस्था में बालक समूह में रहना प्रारंभ कर देता है, तभी आपको बताना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कुछ पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन फिर मैं आपसे ये वाली बात बोलूंगा, अगर आप इन ईयर को अपने दिमाग में ध्यान में रखते हैं तो एक भी क्वेश्चन प्याजे का गलत नहीं होगा। प्याजे के कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो डार्क फैक्टर पूछेगा कि प्याजे की किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व की भावना पाई जाती है, पहली वाली स्टेज। प्याजे की किस अवस्था में बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इंद्रियों का प्रयोग करता है, पहली वाली स्टेज सेंसरी मोटर वाली। प्याजे की किस अवस्था में भाषा का विकास प्रारंभ होता है, प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्याजे की किस अवस्था में बालक वातावरण की वस्तुओं को जानने लगता है, तो आपको बताना है प्री ऑपरेशनल। प्याजे की किस अवस्था में बालक समूह में रहना या सामूहिकता की भावना स्कूल जाना प्रारंभ करता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कुछ पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे चलें। फोर्थ वाले पॉइंट को बता दो देखो इस अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास, फोर्थ वाला ऊपर वाला इस अवस्था में एक बालक में वातावरण की वस्तुओं को जानने, यानी जब वो 2 साल के बाद 3 साल का 4 साल का हो जाता है, घर से बाहर खेलने के लिए निकलता है, तो उसे समझ में आने लगता है। मान लीजिए मैंने 2 साल का बच्चा जो पहली स्टेज पे आई थी, ये 2 साल का बच्चा था और मैंने उसको ये वाला मार्कर दे दिया, ये वाला, तो वो लेकर तुरंत उसको मुंह में देगा। वो ये समझता है 2 साल से पहले का बच्चा, यानी 2 साल से पहले का बच्चा कि प्रत्येक वस्तु खाने की होती है, कुछ भी उसके हाथ में दे दो वो उसको खाने की सोचता है। लेकिन जब 2 साल के बाद वो 3 साल का हो जाए, 4 साल का हो जाए या 5 साल का हो जाए, 6 साल का हो जाए और उसको हम ये वाली वस्तु दें, तो उसको मुंह में नहीं देगा, क्योंकि उसे पता लग रहा है कि ये खाने की चीज नहीं है, क्योंकि वो वातावरण की वस्तुओं को थोड़ा-थोड़ा जानने लग रहा है। वो इस वाली अवस्था में होगा, प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कहलाएगा। और कुछ नहीं फिजिकली और मेंटली विकास तो 0 से 2 में भी नहीं होता। कौन सा वाला? ये लास्ट वाला पॉइंट में जो आपने बताया शारीरिक और मानसिक, ये तो 0 से 2 जो पहले वाली उसमें भी तो होता है ना। देखो ये वाली बात आपकी ठीक है कि इस इसमें वाली, तेजी से होता है। देखो ये वाली बात मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, इसमें हो सकता है, इसमें भी फिजिकल होगा, मेंटली भी होगा और सोशियोलॉजिकल भी होगा, इमोशनल भी होगा। लेकिन मैंने आपको एक चीज लिखी है तेजी से। मैंने आपको जब 3 अवस्थाएं पढ़ाई थी, उसकी आफ्टर बर्थ की शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तो मैंने इस वाले में आपको बताया था किस अवस्था में बालक का फिजिकली और मेंटली जो डेवलपमेंट होता है वो फास्ट तरीके से होता है। तो मैंने आपको बताया था इन्फेंसी स्टेज यानी शैशवावस्था पढ़ाई थी। लेकिन इसका जो समय मैंने आपको बताया था 0 से 5 वर्ष। लेकिन अगर 0 से 5 वर्ष को मैं डिवाइड करूं तो यहाँ पर 0 से 2 वर्ष हो जाएगा और 3 से 6 वर्ष हो जाएगा। तो इसकी अपेक्षा इसमें इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट तेजी से होगा। इसी को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। होता तो यहाँ पर भी है, समय के काम में भी होता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन तेजी से होगा क्योंकि तेजी से यहाँ पर बच्चा हर किसी के संपर्क में आ रहा है और वो जानने की कोशिश कर रहा है। जो मैंने यहाँ पर लिखा है वातावरण की वस्तुओं को जानने लगता है। अगर वो ये पूछे किस अवस्था में बालक का शारीरिक मानसिक विकास होता है, तो विकास तो चारण होगा, लेकिन तेजी से होगा, तो आपको सेकंड वाले में बताना है, क्योंकि वहां पर वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इंद्रियों का प्रयोग कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इंद्रियों का प्रयोग करने के साथ साथ वो इंद्रियों को जानना भी है कि ये वाली इंद्रिय किसके लिए होती है, ये वाली इंद्रिय किसके लिए होती है, और मैंने ये जो वस्तु ली है ये खाने वाली है, लिखने वाली है या फेंकने की, मारने की, जो कुछ भी है वो सब यहाँ पर जानने लगता है। जब हम किसी वस्तु के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमारा ज्ञान और बढ़ता है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे चले। अब आती तीसरी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका समय कितना है? 7 से 11 वर्ष। समझना इसको। देखो इसमें पहला पॉइंट देखेंगे हम, इस अवस्था में बालक में भाषा का विकास पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। दूसरा वाला पॉइंट देखें, इस अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास धीरे धीरे होता है। नेक्स्ट देखें, इस अवस्था में बालक में अमूर्त चिंतन
परिसक चिंतन का विकास प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट, इस अवस्था में बालक वातावरण की वस्तुओं में विभेद करने लगता है। विभेद जानते हैं? अंतर पता करो। जी। सर ये थर्ड पॉइंट में अमूर्त चिंतन के बाद क्या लिखा है? परिसक चिंतन, परिसक भी बताऊंगा पूरा। इस अवस्था में बालक परिकल्पना, परिकल्पना जानते हैं आप लोग? इमेजिनेशन। हाइपोथेसिस तो सर क्या होता है? क्या हो गया? वो आपने एक वर्ड बोला था ना, ये क्या होता है इसका मतलब? दोनों सेम है। इमेजिनेशन होता है। हाइपोथेसिस परिकल्पना करने। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा है, समझना। जब भी क्वेश्चन पुट होगा तो मोस्टली इन 3 पॉइंटों से पुट होगा। देखो अभी आपने जब मैंने शुरुआत स्टार्ट किया था तो एक मैंने सर ये बिलो स्टेज है। ये बिलो स्टेज है ये। हाँ, अरे मैम वो कंक्रीट वाले, ये कंक्रीट जो है, कंक्रीट ऑपरेशनल जो होती है। किसका? देखो चलिए तो कंक्रीट। थैंक यू सर। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अभी जब शुरुआती स्टार्ट में मैंने क्लास स्टार्ट की तो एक बात ये थी कि मान लीजिए एक बर्तन ये वाला है और एक बर्तन ये वाला है। हम अगर बच्चे को इस वाले में जूस देते हैं या कुछ भी पानी देते हैं और इस वाले में नहीं देते तो बच्चे को ये समझ में आने लगता है कि ये वाला जो बर्तन है वो कैसा है, छोटा है, जबकि ये वाला जो बर्तन है वो कैसा है, हमारा बड़ा है। ये जो उसकी थिंकिंग है, जो इमेजिनेशन करता है, जो कल्पना करता है कि ये वाला हाइट में बड़ा है और ये थोड़ा चौड़ाई में है, तो उसे ये लगता है कि ये वाला जो बर्तन है ये छोटा है और ये वाला जो बर्तन है बड़ा है। वो एक शब्द देता है पलटावी, आपने देखा भी होगा, पलटावी। यानी वो जूस को इसमें से इसमें पलट के देखता है तब भी जूस इतना ही आता है, जब इसको इसमें से पलट के देखता है तब भी इतना ही आता है। यानी जब एक व्यक्ति एक बर्तन से दूसरे बर्तन में दूध, पानी या जूस को पलट कर ये देखता है कि किसमें जूस बर्तन में ज्यादा आ रहा है, किसमें कम आ रहा है, ये समझ लीजिए ये उसका अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो रहा है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी इमेजिनेशन वाली, कल्पनाओं पर आधारित वाली जो थिंकिंग है उसकी प्रारंभ हो रही है। देखो मैंने अपनी एक चीज लिखी, प्रारंभ। अब ये जो प्रारंभ होगा तो तीसरी वाली अवस्था होगी। अगर इसकी जगह वो इस वाली को देता है कि पूर्ण होगा तो फिर कौन सी स्टेज होगी? फॉर्मल स्टेज होगी, यानी औपचारिक होगी, यानी चौथी वाली स्टेज होगी। प्याजे की किस अवस्था में एक बालक अमूर्त चिंतन का विकास या किसी वस्तु के प्रति अपने विचार खुलकर प्रकट करने के लिए तत्पर रहता है, वो कौन सी अमूर्त यानी कंक्रीट ऑपरेशनल। अब उसके बाद मैंने आपको एक चीज वाली बताई थी कि भाषा का विकास जो प्रारंभ हो रहा है वो मैंने आपको दूसरी वाली बताई थी, लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है कि किस अवस्था में बालक में भाषा का विकास पूर्ण हो रहा है, तो आपको बतानी है तीसरी वाली अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अगर मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि किस अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है, तो मैंने आपको दूसरी वाली बताई थी, और किस अवस्था में बालक का फिजिकल और मेंटली डेवलपमेंट होता है वो धीरे 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 होता है, वो मैंने आपको तीसरी वाली स्टेज बताई है। लेकिन इससे भी ज्यादा मैं आपको बात बता रहा हूँ चौथा वाला, कि किस अवस्था में एक बालक वातावरण की वस्तुओं में विभेद यानी बांटना, ये वाली वस्तु मेरी है, ये वाली वस्तु मेरी है, ये वाली वस्तु तेरी है। यानी अगर आपसे ये पूछिए कि किस अवस्था में प्याजे की किस अवस्था में एक बालक वातावरण की वस्तुओं को जानने लग रहा है, समझने लग रहा है कि ये वस्तु किसके लिए प्रयोग की जाती है, ये वस्तु किसके लिए प्रयोग की जाती है, वो दूसरी वाली अवस्था लगानी है। अगर वातावरण की वस्तु में विभेद कर रहा है, डिफरेंट कर रहा है कि ये वस्तु इसको दे दो, ये वाली वस्तु मेरी है, ये वाली वस्तु को मैं लूंगा, उस वाली वस्तु उसको मत दो, यानी वातावरण की वस्तुओं को बांटने लगा है, वो कौन सी अवस्था कहलाएगी? तीसरी वाली अवस्था कहलाएगी। आई को मैंने आपको बताया एक अवस्था में एक बालक परिकल्पना यानी तर्क करना, परिकल्पना करना, अनुमान लगाना सीख जाता है कि मान लीजिए ताजमहल का रंग अगर सफेद होकर ब्लैक कलर का होता या रेड कलर का होता तो कैसा लगता। यानी ऐसा इमेजिनेशन जो अनुमान पर आधारित हो, जो कल्पना पर आधारित हो, ऐसे विचार जो उसने पहले कभी ना देखे हो लेकिन प्रारंभ कर दे प्रकट करना कि अगर मुझे ताजमहल बनाने को दिया गया होता तो मैं उसको रेड कलर का बनाता, अगर मुझे ताजमहल बनाने को दिया गया होता तो मैं उसे येलो कलर का बनाता। ये जो कल्पना शक्ति जो उसकी विकसित हो रही है और जो प्रारंभ हो रही है वो हमें बतानी है तीसरी वाली अवस्था में। कौन सी वाली अवस्था में? तीसरी वाली अवस्था में बतानी है। अगर आपसे ये वाला पॉइंट तो आपको थर्ड वाला याद ही रखना है कि किस अवस्था में एक बालक में अमूर्त और इमेजिनेशन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का जो प्रारंभ हो जाता है वो हमें बताना है तीसरी वाली अवस्था में। अगर आपसे ये पूछे किस अवस्था में भाषा का विकास पूर्ण हो जाता है तो हमको बताना है तीसरी वाली अवस्था में। किस अवस्था में बालक वातावरण की वस्तुओं को जानने लगता है? दूसरी वाली अवस्था। वातावरण की वस्तुओं में डिफरेंट करने लगता है? तीसरी वाली अवस्था। किस अवस्था में बालक में पलटा भी दूसरी वाली जो मैं भी समझाइए? तीसरी वाली अवस्था। किस अवस्था में बालक अनुमान लगाने लगता है, कल्पना पर जीने लगता है? तीसरी वाली अवस्था। पूछिए, कुछ पूछना हो तो। सर अच्छा बुरा मतलब ये इसी अवस्था में आता है इसी कि वाले ये अच्छा तो ये मैं रखूं इसी जगह दूसरों को दूंगा, तो ये इसी अवस्था में है। तीसरी वाले में। अच्छा और ये जैसे आपने जूस वाला ये बताया बोला ना अभी आपने बोला अच्छा बुरा, हाँ जी। जब उसे पता लगेगा ये चीज अच्छी हुई है तभी तो डिफरेंट करेगा ना, तभी तो विवेक करेगा वो कुछ नहीं। और जैसे आपने बताया ग्लास में जूस वाला एग्जांपल, ये देखो अब देखो देखो हाँ ये मान लीजिए वो उसके दिमाग में एक तो मान लीजिए ये वाला ग्लास है और एक मान लीजिए ये वाला ग्लास है। अब ये जो उसे डाउट हो रहा है कि इस वाले ग्लास में कम आता है और इस वाले ग्लास में ज्यादा आता है, अभी उसने नाप के नहीं देखा, अभी अनुमानित तो लगा रहा है, अंदाजे तो लगा रहा है और अंदाजा लगा रहा है बिना देखे, तो अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो रहा है करके दिख रहा है तीसरी वाली अवस्था है। ये मैंने यहाँ पे लिखी है हाइपोथेसिस। चीज में पता लग जाएगा ना बच्चे को कि इन दोनों में सेम ही है, मतलब जैसे जूस है वो सेम क्वांटिटी का ही है। वो तो पता तब लगेगा जब इनका प्रयोग कर लेगा एक दूसरे में, एक दूसरे में कर लेगा ना, जब एक दूसरे में कर रहा है तो प्रारंभ हो रहा है ना यहाँ पर। प्रिपरेशन में तो उसको ये लगेगा कि छोटा है तो इसमें कम है, बड़ा है तो ज्यादा ही होगी इसमें। किसमें किसमें पूर्ण संक्रियात्मक में उसमें तो कुछ नहीं करा, उसमें तो पहचाना, उसमें तो ले लेगा, लेकिन यहाँ पर प्रयोग करना प्रारंभ कर देगा ना। प्री ऑपरेशन में तो कुछ नहीं करा, 7 साल का बच्चा जो भी उसमें कर लेगा, उसे कहाँ तक समझ आएगा? समझ तो रहा है कि ग्लास में अभी उसको स्टार्ट हुआ है ना सर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लिखा तो तब ये क्लिक नहीं हुई है। देखो ये लिखा है इसमें से। और पूछिए कुछ। ओके यहीं से स्टार्ट हो रहा है ये चीज। जी बिल्कुल, ठीक है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। आगे चले। यस सर। अब आती है नेक्स्ट में औपचारिक संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।
इसका समय कितना बताया? 11 से 15। फॉर्मल, ऑपरेशनल स्टेज। अब इसमें क्या करते हैं? देखो, पहला पॉइंट, प्याजे की यह अवस्था उच्च स्तर, हाई लेवल की अवस्था है। दूसरा, इसमें एक बालक एक अच्छा समस्या समाधानकर्ता बन जाता है। नेक्स्ट, इसमें अमूर्त चिंतन का विकास पूर्ण हो जाता है। इस अवस्था में एक बालक में अच्छी तरह से सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता का पूर्ण विकास हो जाता है। पूछो क्या पूछना है? जब इस वाली स्टेज की बात होगी तो एक शब्द जरूर हर बार आएगा, पूर्ण और समस्या समाधान करता। तो ये सेकंड पॉइंट में लास्ट में क्या लिखा है? समस्या समाधान करता बन जाता है, यानी वो हर समस्या का समाधान अपने आप कर लेगा। किसी को अब उसे गाइड करने की जरूरत नहीं है। या आपके सामने कोई ऐसी समस्या आ रही है जीवन से संबंधित, तो आप मम्मी पापा का वेट नहीं करेंगे, आप उस समस्या को फेस करके उस समस्या का सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये समझ लीजिए आप किस अवस्था में आ गए? 11 to 15 वाली में आ गए, या 12 to 15 वाली स्टेज में आप आ गए, यानी फॉर्मल स्टेज में आप आ गए हैं। यानी अगर आपसे ये पूछे प्याजे की सबसे हाई लेवल की स्टेज कौन सी है, तो आपको बताना औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगर आपसे ये पूछे किस अवस्था में एक बालक एक अच्छा समस्या समाधान करता बन जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को फेस करने वाला बन जाता है, तो आपको बतानी चौथी अवस्था। किस अवस्था में एक बालक में अमूर्त चिंतन का विकास पूर्ण हो जाता है, तो आपको बतानी है चौथी अवस्था, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में एक बालक अच्छी तरह से सोचने, समझने और तर्क करने की एबिलिटी या क्षमता का या योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है। जो कुछ भी बात हो रही होगी पूर्ण की हो रही होगी, जो कुछ भी बात हो रही होगी पूर्ण की हो रही होगी, और उच्च लेवल की बात जो हो रही होगी वो हमारी कौन सी अवस्था कहलाएगी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज प्याजे की कहलाएगी। कुछ पूछना है पूछिए। एक बार उन चारों स्टेज को आप देख लीजिए, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो तीसरा पॉइंट बताना एक बार पूर्ण हो जाता है। मतलब ये होता है अब वो हर तरीके से हर समस्या का समाधान कर सकता है, हर तरीके से हर समस्या का समाधान कर सकता है। अब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, वो हर कंडीशन में अपने आप को ढाल लेगा और हर समस्या से बाहर निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब वो पूर्ण हो चुका है। अब उसमें कोई कमी नहीं है उसे समझाने के लिए और उसके बताने के लिए। वो जिस समस्या को जिस तरीके से फेस करना जानता है वो सब उसमें योग्यता आ चुकी है। और जब मैंने पहली बार में आपको लिखाया था तो प्रारंभ था वो समस्या का समाधान करना सीख रहा था, अभी कर नहीं पा रहा था, देख देख के सीख रहा था, वो थोड़ा थोड़ा अपने विचार भी प्रकट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वो पूर्ण रूप से समस्या समाधान करता बन चुका है। सर लास्ट वाला पॉइंट और बता दो। दो चीजें बताऊं, पहले मैं एक चीज बता रहा हूं, फिर आपको बता रहा हूं। ये वाला दोनों चीज आपको याद रखना। देखो, अमूर्त चिंतन ये दो तरीके में आएगा। एक तो आपसे पूछेगा प्रारंभ और एक पूछेगा पूर्ण। अगर वो अमूर्त चिंतन पूर्ण की बात कर रहा है तो कौन सी स्टेज लगानी है? फॉर्मल। कौन सी स्टेज लगानी है? फॉर्मल। अगर अमूर्त चिंतन प्रारंभ की बात कर रहा है तो कौन सी लगानी है? मूर्त, यानी कंक्रीट। कौन सी लगानी है? कंक्रीट। आपको ये वाली अवस्था लगानी है। अमूर्त चिंतन का विकास किस अवस्था में प्रारंभ हो रहा है? मूर्त, ठोस, स्थूल या कंक्रीट अवस्था में। अमूर्त चिंतन का विकास पूर्ण किस अवस्था में हो रहा है? फॉर्मल, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में हो रहा है। चौथी वाली जो पॉइंट मैंने आपको ये लिखा है, इस अवस्था में एक बालक अच्छी तरह से सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता का पूर्ण विकास हो सकता है। मान लीजिए उसके सामने ये वाली समस्या है, उसे ये वाली समस्या है और प्रॉब्लम है, तो उसे अच्छी तरीके से पता है कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट मैं किस तरीके से करूंगा, वो कौन सी अवस्था कहलाएगी? ये वाली कहलाएगी। लेकिन अगर वो तीसरी वाली अवस्था की बात करेगा, मूर्त यानी कंक्रीट की बात करेगा, तो वो हर तरीके को अपनाएगा। एडजस्ट उसे कोई तरीका नहीं पता है कि इस वाले तरीके से समस्या का सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी सीख रहा है, प्रारंभ कर रहा है, किसी समस्या का समाधान करने का प्रारंभ कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वो पूर्ण हो गई है तो उसे पहली बार पता है कि इस वाली प्रॉब्लम का समाधान इस वाले पॉइंट से होगा, वो पहली बार में लागू कर देगा और 10 उसको खत्म करके मानेगा। और पूछे आगे चले। अब उसके बाद आते हैं प्याजे के तत्व। प्याजे के तत्व देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे अनुकूलन की, तो उसकी बात करेंगे क्रिया की, उसकी बात करेंगे हम आत्मीकरण की, उसके बाद करेंगे हम समावेशन की, तो इनको इंग्लिश में भी लिख देना। उसके बाद हम बात करेंगे स्कीमा की। स्कीमा का नाम सुना है? और उसके बाद बात करेंगे संयोजन। देखो, अनुकूलन को बोलते हैं एडजस्ट, क्रिया को बोल सकते हैं एक तरह से एक्टिव भी बोल सकते हैं। क्रिया को एक्टिव, एक व्यक्ति कार्य करने के लिए हमेशा एक्टिव होना चाहिए, इसको क्रिया को एक्टिव बोल सकते हैं, और बंधु उसमें बोलते हैं एक्टिव। आत्मीकरण का होता है इंपीरियल या इंट्रापर्सनल। समावेशन को एक तरह से हम बोल सकते हैं संशोधन। संशोधन क्या बोल सकता है? समावेशन को संशोधन क्या बोलते हैं? समावेशन को संशोधन को स्कीमा को स्कीमा बोलते हैं। संयोजन को बोलते हैं एक तरह से अनुकूलन का दूसरा रूप। अब समझना, देखो बात क्या होती है यहाँ पर। आपसे जब भी क्वेश्चन पुट करेगा तो स्कीमा से पूछेगा कि निम्नलिखित में से स्कीमा किससे संबंधित है, तो आपको बता देना स्कीमा किससे संबंधित है, वो प्याजे से संबंधित है। अब यहाँ पर दो चीज आपको समझनी है, तीन चीज। एक होता है स्कीमा, एक होता है आत्मीकरण, और एक हटके इनसे आता है सात्मीकरण, जिसको हम इंटरपर्सनल बोल सकते हैं, सात्मीकरण। अब इन तीनों की आपको डेफिनेशन समझनी है।
आपसे अगर ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्याजे से संबंधित है तो आपको स्कीमा लगा देना है। लेकिन आठवीं कड़ और सातवीं कड़ की वो आपसे डेफिनेशन देगा और ये पूछेगा ये किस तत्व के अंतर्गत आती है। तो पहले थोड़ा हम इसको समझते हैं। देखो इसको आठवीं कड़ के जब पूर्व ज्ञान में जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में सहायक होता है वो क्या कहलाता है हमारा आत्मिक कड़ कहलाता है। लेकिन जब हम सात्विक कड़ की बात करते हैं जब एक बालक किसी दूसरे व्यक्ति के आदर्शों मूल्यों और विचारों को अपने व्यवहार में ढालता है और उस व्यक्ति की तरह बनना चाहता है, उस व्यक्ति की तरह बनना चाहता है वो क्या कहलाता है सात्विक कड़। अब इसको समझेंगे। बार बार दोहराई जाने वाली कार्यात्मक इकाइयों को स्कीमा कहते हैं। अब आपने वो वाली बात देखी होगी, आदत का नाम सुना, आदत इसका एक एग्जाम्पल था। अब तीनों को समझा। सबसे पहले समझते हैं स्कीमा कैसे कहते हैं। स्कीमा को मैंने लिखा है कि बार बार दोहराई जाने वाली कार्यात्मक इकाइयों को स्कीमा कहते हैं। मान लीजिए आपकी एक ऐसी कोई कार्य करने की आदत या कार्य करते हैं जो ऐसा कोई कार्य जो डेली बिल्कुल रूटीन में आ रहा हो, ऐसा कोई कार्य जो डेली रूटीन में आ रहा हो और वो कार्य एक मशीन की तरह कार्य करता हो, बिल्कुल एक आदत के रूप में आ जाए, उस वाली आदत को जीन पियाजे ने स्कीमा नाम दिया। इसके एग्जाम्पल एक बार कुछ वाली बात बनी थी, समझना। मान लीजिए एक बालक डेली स्कूल जाता है, और डेली स्कूल जाने के बाद जब भी वो स्कूल से वापस आता है तो जो अपने शूज हैं वो दरवाजे के पास रखे हुए, यहाँ पर दरवाजे के पास जो रखा है शूज बॉक्स, उसमें डेली रखता है। यानी जब एक बालक अपने घर से डेली स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आने पर वो डेली अपने शूज जो है वो शूज बॉक्स में रखता है, जो वो दरवाजे के पास में रख देता है शूज बॉक्स। लेकिन एक दिन उसकी मम्मी घर की सफाई करते समय उस शूज बॉक्स को उठाकर कहीं दूसरी जगह रख देती है। जब वो बच्चा स्कूल से पढ़कर वापस आता है तो उसे वो कोई मतलब नहीं है कि शूज बॉक्स कहाँ पर रखा है, बस उसे ये पता है कि मुझे डेली शूज जहाँ पर रखता था वहीं पर मुझे वो शूज रखने हैं। ये प्याजे ने क्या नाम दिया, उसको स्कीमा नाम दिया है, जिसको मैंने आपको बताया बार बार दोहराई जाने वाली कार्यात्मक इकाइयों को स्कीमा कहते हैं। यानी आपकी ऐसी कोई आदत जो मशीन का रूप ले लेती है। इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझें। मान लीजिए आप डेली 4 बजे का अलार्म लगाकर डेली सुबह जगते हैं पढ़ने के लिए। यानी डेली आपका अलार्म 4 बजे बजता है, 4 बज के 2 मिनट में आप जग जाते हैं, फिर बिल्कुल फ्रेश होने के बाद पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। ये प्रक्रिया अलार्म से जगने की आपकी 10 से 15 1 महीने चलती रहती है। फिर उसके बाद आप अलार्म को बिल्कुल मत लगाइए, ऑटोमेटिक आपकी आंख 4 बजे खुल जाएगी। जो आपकी ये आदत थी, जो इसको रूप लिया था, उसको प्याजे ने क्या नाम दिया है, स्कीमा। अगर वो कांसेप्ट कोई सा भी क्वेश्चन बना के दे रहा है, अब तो मोस्टली क्वेश्चन ये पूछता है कि स्कीमा का संबंध इनमें से किससे है, तो आपको बताना प्याजे से, या निम्न में से प्याजे से संबंधित किसी तत्व की पहचान कीजिए। तो 3 ऑप्शन अलग होंगे और एक ऑप्शन आपको स्कीमा मिलेगा, तो आपको स्कीमा लगा देना। लेकिन अगर कोई ऐसा एग्जांपल बना के दे रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है उसका कार्य करने का तरीका है जो एक आदत का रूप ले ले, उसको उन्होंने नाम क्या दिया है, स्कीमा। अब आत्मिक क्या होता है, एक तरह से इसको मैं 2 तरीके में समझाता हूं, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल क्या होता है कि जब हम अपने आप से बात करते हैं, तो आत्मिक क्या होता है जब पूर्व ज्ञान, यानी जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में सहायक होता है। यानी पहले से जो ज्ञान है आपका, जो आप दूसरा नवीन ज्ञान सीख रहे हैं, जो आपका ओल्ड ज्ञान है, जो नवीन ज्ञान सीख रहे हैं, उसको सीखने में सहायक होता है, उसको प्याजे ने आत्मिक माना है। अब इसका एक और एग्जांपल इसको मैं अपनी भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए आपके अंदर ऐसी कोई बुराई है, मान लीजिए आप डेली व्हाट्सएप चलाते हैं और डेली व्हाट्सएप चलाते हैं और रात के 11-12 बजे तक मोबाइल चलाते रहते हैं, और उसके बाद आपके घर वालों को पता लगता है कि ये पढ़ते तो बिल्कुल नहीं है, मोबाइल चलाते रहते हैं। तो वो आपको पता लगा कि आज ये मुझसे टोकने वाले, कहने वाले कि मैं मोबाइल चलाता हूं या चलाती हूं, पढ़ता क्यों नहीं हूं। तो उससे पहले आपने अपना मोबाइल बंद करके रख दिया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसको प्याजे ने क्या नाम दिया है, आत्मिक। यानी हमारे अंदर जो बुराई है उसको दूसरे कहने से पहले, उसको दूसरे नोटिस करने से पहले उस बुराई को हम अपने आप ही समाप्त कर लें, वो प्याजे के अकॉर्डिंग क्या कहला रही है, आत्मिक करण। सात्विक को हम इंटरपर्सनल के नाम से जानते हैं। जब दूसरों से विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो पता चलता है कि दूसरे वाले व्यक्ति तो हमसे ज्यादा अच्छे विचार प्रकट कर रहा है। तो मैंने इसमें लिखा है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के, यानी जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के आदर्शों, मूल्यों और विचारों को अपने व्यवहार में ढालता है, यानी अपने व्यवहार में ढालता है और उसी व्यक्ति की तरह बनना चाहता है, उसको प्याजे ने क्या नाम दिया है, सात्विक नाम दिया। ये तीन आपको पूर्व से याद हो कि स्कीमा किसे कहते हैं, आत्मिक किसे कहते हैं, सात्विक किसे कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक चीज बताई थी आपको, संशोधन जो समावेशन होता है। अब इसको एक तरह से हम इससे जोड़ के देख सकते हैं। मान लीजिए आपकी ऐसी कोई आदत जो गलत लगी आप में, अब ऐसी कोई आदत जो गलत लगी है उसको संशोधन करके दूसरी सही आदत को लाया जाए, उसको क्या नाम दिया गया, हमने समावेशन नाम दिया गया है। यानी एक व्यक्ति की जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, एक व्यक्ति की ऐसी कोई संज्ञानात्मक रचना है, या व्यक्ति का ऐसा कोई कार्य करने का तरीका, उसको संशोधित करके उसकी जगह कोई दूसरा कार्य करने का तरीका लाया जाए, या एक व्यक्ति की संज्ञानात्मक रचना को, एक व्यक्ति की संज्ञानात्मक रचना को संशोधित किया जाए, उसकी जगह कोई दूसरी भी संशोधित क्रिया लिया जाए, उसको क्या नाम दिया गया है, समावेशन नाम दिया गया है। इसकी मैंने आपको बता दिया संयोजन और अनुकूलन। मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि प्याजे और बोसन जो दो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने बच्चों को प्रयोग किया और कंडीशन के अकॉर्डिंग जब उनके बालक जिस तरह की विशेषताओं को प्रकट कर रहे थे उसको उन्होंने क्या नाम दिया था, अनुकूलन संयोजन। अब क्रिया की बात होती है कि क्रिया का मतलब होता है एक्टिव रहना। एक मान लीजिए 2 साल का जो बच्चा था, उन्होंने जो अवस्था बताई थी 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। अब यहाँ पर 0 से 2 साल का बच्चा एक्टिव रहते हुए, क्रिया करते हुए कौन-कौन सी क्रिया कर रहा है वो उन्होंने लिखी। 2 से 7 वर्ष का बच्चा कौन-कौन सी क्रिया कर रहा है उन्होंने उनको लिखा। 7 साल से 11 साल का बच्चा कौन-कौन सी क्रिया कर रहा है उन्होंने उनको लिखा, और 11 साल से 15 साल का बच्चा कौन-कौन सी क्रिया कर रहा है उनको उन्होंने लिखा। उनको लिखने के बाद फिर ये बताया कि 2 साल के बच्चे में बुद्धि का विकास किस तरीके से हो रहा था, 2 से 7 साल वाले बच्चे में बुद्धि का विकास कौन-कौन सी क्रिया में हो रहा था, 7 से 11 वर्ष वाले बच्चे में बुद्धि का विकास किन क्रिया से हो रहा था, और 11 से 15 वाले बच्चे में बुद्धि का विकास
किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है। अगर आपसे ये पूछे कि पियाजे के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट फैक्टर किसको माना तत्व किसको माना गया, तो आपको बता देना है अनुकूलन। यानी आपको ये बताना है पियाजे के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो हमारा है अनुकूलन। आपको लिखना है सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा माना गया है, अनुकूलन। कुछ पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर ये समावेशन संशोधन ये दोबारा बता दो। देखो कौन सा, और ये समावेशन वाला और आत्मीकरण वाला ये आप देखो सुनो, संशोधन को समावेशन क्या बोलते हैं कि आपके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी, मैंने लिखा है संज्ञानात्मक रचना को संशोधित किया जाए, संज्ञानात्मक रचना को संशोधित किया जाए। देखो मैंने आपको एक बार बताया कि हमारे अंदर ऐसी कोई कार्य करने की क्वालिटी जो गलत हो गई है, उसकी जगह में कोई दूसरी क्वालिटी लेके आनी है। यानी मान लेते हैं आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपके घर का माहौल ठीक नहीं हो रहा, तो आप अपने घर के माहौल को ठीक करना चाहते हैं, और ठीक करके जब अपने घर का माहौल ठीक कर लिया, पहले की जगह दूसरा माहौल आपने वहां पर स्थापित कर दिया गया, उसको पियाजे ने क्या बोला है, समावेश। यानी हमारा कार्य करने का जो तरीका है उसको सही करके हम दूसरा कार्य करने का तरीका लेकर आए, उसको समावेश माने। अब मैंने आपको बात बताई है, मैंने आपको लिखा संज्ञानात्मक रचना, और संज्ञानात्मक को मैंने पहले आपको बताया था, संज्ञानात्मक दूसरा मैंने बताया था बुद्धि। हमारा जो बुद्धि का कार्य करने का तरीका है उसकी जगह कोई दूसरा कार्य करने का हम तरीका लेके आएंगे तो उसको उन्होंने समावेश बताया। आत्मिक को मैंने ये बताया था कि जब पूर्व ज्ञान यानी आपके द्वारा पहले जो ज्ञान सीखा गया है वो अब सीखने में सहायक होता है, वो आपको कहलाता है आत्मीकरण। या आपके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी या ऐसी कोई बुराई जो आपको लगती है गलत है, लेकिन मुझे कोई दूसरा व्यक्ति कहे उससे पहले मैं ही उस आदत को और गलत बुराई को सुधार लूं, उसको बोला गया आत्मीकरण। सात्विकरण मैंने आपको ये बताया कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति जैसा बनना चाहते हैं, मान लीजिए आपने अपने आदर्श मॉडल विवेकानंद जी को माना है, आपने अपने आदर्श इसको माना विवेकानंद जी को माना है, विवेकानंद जी को माना है, तो जब आप विवेकानंद जी जैसा बनना चाहेंगे तो आपको विवेकानंद के जितने भी आदर्श हैं, जितने भी मूल्य हैं, जितने भी विचार हैं, उनका कहने बात करने का तरीका, रहने का तरीका और अपने विचार प्रकट करने का तरीका, किस तरह से उन्होंने अपने आप को स्थापित बनाया है, उन सब बातों को जब आप अपने व्यवहार में डालेंगे उसको उसमें जीन पाजी ने क्या नाम दिया है, सात्विकरण। यानी हमारे अंदर जो बुराई है हम स्वयं ही सुधार लें, उसको क्या नाम दिया है, आत्मीकरण। अगर दूसरे में पूछे जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में सहायक होता है उसको आत्मीकरण नाम दिया गया है। और कुछ पूछना है पूछ लीजिए। सर फर्स्ट वाला और बता दो। देखो अनुकूलन क्या होता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार में एडजस्ट कर लेना अनुकूलन कहलाता है। अब 2 साल का बच्चा था, 2 साल का बच्चा किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता, दूसरों पर डिपेंड है तो वहां पे डिपेंड रहता है। अब मान लीजिए जो 11 साल का बच्चा है और 11 साल का बच्चा दूसरों पर डिपेंड थोड़ी नहीं रह सकता, वो तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सकता है, तो वो अपने तरीके से व्यवहार कर रहा है, वो अनुकूलन कहलाता है। और पूछिए, आगे चलते हैं। देखो अब आपसे ये पूछेगा पियाजे के अन्य सिद्धांत। देखो पहला सिद्धांत उन्होंने दिया निर्माण या क्रिया का सिद्धांत, और दूसरा उसने दिया खोज का सिद्धांत। देखो अब यहां पर ये समझने वाली बात ये होती है कि इन्होंने पियाजे ने एक बालक को एक तो नन्हा खोज करता माना है, दूसरा नन्हा अन्वेषक माना है, और जो तीसरा है नन्हा शोध करता माना है। देखो अगर ये वाला शब्द आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है तब भी आपको राइट आंसर पियाजे लगाना है, अगर ये वाला शब्द दिखाई दे रहा है तब भी राइट आंसर लगाना है, अगर ये वाला शब्द आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि पियाजे ने ये वाली बात बोली थी कि जो एक बालक होता है वो पूर्ण रूप से खोज करता होता है, वो वातावरण में रह के अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कोई ना कोई नई नई वस्तुओं को खोजने के लिए तत्पर रहता है। इसी के आधार पर वो किसी न किसी वस्तु का निर्माण करता है और क्रिया करता रहता है। क्योंकि मैंने आपको जब बताया था कि संज्ञानात्मक का शाब्दिक अर्थ जो होता है, संज्ञानात्मक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मैंने आपको बताया था मानसिक नाम होता है या अर्थ होता है, और मानसिक का जो दूसरा नाम मैंने आपको बताया था बुद्धि होता है। क्योंकि ये तीनों जो होते हैं शब्द वो सेम होते हैं, और जब एक बालक वातावरण में रहेगा और नई नई वस्तुओं को जानने के लिए इच्छुक रहेगा, नई नई वस्तुओं को जानने के लिए तत्पर रहेगा, तो या तो वो खोज करता होगा या नन्हा शोध करता होगा, नन्हा अन्वेषक होगा, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिसर्च। क्योंकि रिसर्च जो होती है वो एक शोध करने वाला होता है, खोज करने वाला होता है, एक नए विज्ञान का निर्माण करने वाला होता है। और पियाजे ने एक बालक को नन्हा खोज करता, नन्हा अन्वेषण करता और नन्हा शोध करता माना है। नन्हा खोज करता, नन्हा शोध करता और नन्हा अन्वेषण जो माना है उसको इंग्लिश में रिसर्च बोला गया है। अगर ये वाला शब्द या ये वाला शब्द या ये वाला शब्द आती है तो राइट आंसर कौन लगाना है, पियाजे लगाना है, और इन्हीं के आधार पर वो वातावरण में नए नए सिद्धांत और नए नए तत्वों का निर्माण करता है और नई नई क्रियाएं करता है। ये था पियाजे। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। तो ये शोध करता कैसे हुआ बच्चा फिर? ये पियाजे ने माना है ना कि बालक वातावरण में जाएगा तो नई नई वस्तुओं को जानने लगेगा, वो कुछ न कुछ खोज करेगा तभी तो शोध करेगा। देखो एक ये वाला शब्द, ये वाला शब्द और ये वाला शब्द तीनों सेम है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया रिसर्च, खोजना, किसी तत्व को बार बार खोज करना। अगर इसकी संधि विच्छेद करें 2 शब्दों से मिलकर बना है तो री प्लस सर्च। री का मीन्स होता है बार बार, सर्च का मीन्स होता है खोजना, यानी किसी तत्व की बार बार खोज करने के लिए उस बालक को नन्हा खोज करता, नन्हा अन्वेषक और नन्हा शोध करता माना है जीन पियाजे ने। तभी तो जीन पियाजे और वॉटसन ने अपने बच्चों पर प्रयोग किए थे कि वॉटसन ने तो ये वाली बात बोली थी कि आप मुझे एक बालक दो, आप उसे जैसा चाहोगे मैं उसे वैसा बना दूं। और पूछे, आगे चले। देखो अब यहां पर बात समझना जो आपसे पूछ भी सकता है। देखो पियाजे के सिद्धांत में संशोधन जोरोम ब्रूनर ने किया। जोरोम ब्रूनर ने किया और एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसको नाम दिया आधुनिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आधुनिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत।
अब आपसे ये पूछ सकता है कि जोरम ब्रूनर ने जो आधुनिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उसकी अवस्थाएं कितनी बताई थी, तो आपको बतानी है 3 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्था बताई थी? 3 अवस्थाएं बताई थी। एक बताई थी विन्ध्यात्मक, जिसको बोलते हैं इनेटिव। दूसरी बताई थी प्रथमात्मक, जिसको बोलते हैं आइकॉनिक। और तीसरी होती है संकेतात्मक, जिसको बोलते हैं सिंबॉलिक। अब आपसे यहाँ से 2 क्वेश्चन पुट करेगा। एक तो ये पूछ सकता है कि मान लीजिए ए ऑप्शन ये वाला इसका ये हो गया, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को अपना बना के दे सकता है कि निम्नलिखित में से ब्रूनर की कौन सी अवस्था नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन पुट कर सकता है। दूसरा एक क्वेश्चन ये पुट कर सकता है कि पियाजे के सिद्धांत में संशोधन किस मनोवैज्ञानिक ने किया, तो आपको बताना जोरम ब्रूनर ने। अगर आपसे ये पूछे कि जोरम ब्रूनर ने अपने आधुनिक संज्ञान विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है, तो आपको बताना 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? 3 अवस्थाओं का वर्णन किया। कौन सी? इनेटिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। ये है पियाजे। अब उसके जस्ट बाद हम चलते हैं बाइगोत्स्की, जेडपीडी वाला, जर्नल प्रॉक्सिमेंटल डेवलपमेंट। तो ये तो 3 है, ये नहीं बताओगे अभी क्या होते हैं? इसमें डिटेल में उन्होंने कुछ ज्यादा खास नहीं बताया, जो ब्रूनर ने कुछ ज्यादा प्रयोग रिसर्च नहीं किए हैं। इनमें एक लाइन है जिसमें आपसे ये बता दूं कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में ब्रूनर की में एक बालक वातावरण के माध्यम से सीखता है, बस इतना बताऊंगा। बता दूं, अगर आप चाह रहे हैं तो बता दूं। इस वाली अवस्था में बालक वातावरण के माध्यम से सीखता है, वातावरण के माध्यम से सीखता है। जब उन्होंने खास अपने उसको नहीं किया। इस वाली अवस्था में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, भाषा विकास प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ पर यह उच्च स्तर की अवस्था है, उच्च स्तर की अवस्था है। यानी यहाँ पर वो कौन सी अवस्था वगैरह उच्च स्तर की अवस्था है। और इसमें एक बालक गणित, विज्ञान, तर्क करना सीखता है। बस इतना पूछेगा। मोस्टली तो बहुत ही कम कभी-कभी पूछ सकता है। आपसे 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। आधुनिक संज्ञान विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ब्रूनर ने दिया है। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? आपको बताना है 3 अवस्थाएं बताई हैं। कौन-कौन सी बताई हैं? विन्ध्यात्मक, प्रथमात्मक और संकेतात्मक। इनमें से 3 ले लो, एक अपोजिट ले, वो वाली आपको बतानी है। एक बार आप कुछ और पूछना चाहते हैं प्याजे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सब प्याजे में और क्या-क्या हो सकता है, तो मैंने जो प्याजे में आता है, वो वाला मैंने आपको पूरा डिफाइन कर दिया है। अब चलते हैं सामाजिक विकास का सिद्धांत, बाइगोत्स्की। देखो, समझना। सर मैंने संशोधन किया तो कोई कमी नहीं बताई थी इसमें? जी? मैंने संशोधन किया था, कोई कमी बताई थी कि इसमें? नहीं, कमी नहीं बताई। तो ये पीछे वाली स्लाइड दिखाना। कमी उन्होंने कुछ नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ उसकी जगह अपना सिद्धांत दिया था, सिर्फ उस प्याजे के सिद्धांत को आधार बनाकर कि आपने 4 अवस्थाएं बताई, मैं 3 अवस्थाएं बताऊंगा आपके अकॉर्डिंग, आपकी जगह। और उसमें मैं अपने सिद्धांत का नाम रख दे रहा हूं, आधुनिक यानी मॉडिफाइड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और कुछ नहीं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि प्याजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4। ब्रूनर ने कितनी अवस्था बताई हैं? 3। बस आपको इतना ध्यान रखना है। प्याजे की अवस्था अब यहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि 3 यहाँ से ले रहा है और एक उसकी ब्रूनर के लिए लेता है अवस्था, यानी 3 तो उसने ब्रूनर के लिए ली, एक प्याजे के लिए ले रहा है। अब 2 तरीके से क्वेश्चन करेगा कि निम्न में से कौन सी प्याजे की अवस्था है, तो वो वाली बताएंगे, चौथी लेगा। निम्न में से कौन सी ब्रूनर की अवस्था नहीं है, तभी ऑप्शन चारों एक जैसे ही, क्वेश्चन 2 तरीके से बन गया। तो इसकी तीसरी स्टेज पे क्या लिखा है लास्ट में? उच्च स्तर तर्क सीखता है। देखो, आपको इतना समझना है, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कैसे भी बना के दे दे, आपका राइट आंसर जाने जाना, आपको बस इतना समझना है। आगे चले। अब देखो सर सामाजिक एक बार ये समझा दो थोड़ा, कौन सा वाला? यही जो नोट वगैरह बनाया हुआ है आपने। जी? ये सर नोट बनाया हुआ है, क्या लिख रहा है ये जोरम ब्रूनर? क्या किया? नोट कहाँ पे बना हुआ है? ये सर नोट लिखा हुआ है ना आपने ये? देखो एक बार सुनो, मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। कैसे बता रखी है? देखो समझना, वो ये पूछेगा कि प्याजे के सिद्धांत में संशोधन या उसकी जगह कौन सा साइकोलॉजिस्ट लेके आया था? जोरम ब्रूनर। अब आपसे ये पूछेगा जोरम ब्रूनर के सिद्धांत का क्या नाम है, तो आपको बताना है आधुनिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आधुनिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में या जोरम ब्रूनर ने कितनी अवस्था का वर्णन किया है, तो आपको बताना है 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। कौन-कौन सी अवस्थाएं? विन्ध्यात्मक, जिसको बोलते हैं इनेटिव, प्रथमात्मक, जिसको बोलते हैं आइकॉनिक, संकेतात्मक, जिसको बोलते हैं सिंबॉलिक। अब वो इनसे अंदर से अगर पूछे भी, कभी-कभी पूछता है, नहीं पूछा भी नहीं वैसे, तो ये पूछेगा कि ब्रूनर की किस अवस्था में एक बालक वातावरण के माध्यम से सीखता है, तो आपको बताना है इनेटिव स्टेज यानी विन्ध्यात्मक है। ब्रूनर की किस अवस्था में एक बालक में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है या भाषा का विकास होता है, तो आपको बताना है प्रथमात्मक या आइकॉनिक स्टेज। ब्रूनर की वो कौन सी अवस्था है जो उच्च स्तर की अवस्था है, तो आपको बताना है सिंबॉलिक यानी संकेतात्मक। और इसमें एक बालक में गणित, विज्ञान और तर्क का ज्ञान हो जाता है। आपको 2 तरीके से पूछे कि निम्न में से कौन सी ब्रूनर की अवस्था नहीं है, तो 3 ऑप्शन यहाँ से लेगा और चौथा ऑप्शन डी वाला वो अलग से बनाएगा। डी वाला वो अगर मान लेता है, ये बना लेता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो ये वाली जो अवस्था है वो किसकी है? ये वाली जो अवस्था किसकी है? ये प्याजे की अवस्था है। तो 2 तरीके से क्वेश्चन बनेगा। अब ऑप्शन ये चारों हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अब इसमें से क्वेश्चन पहला वाला ये बनेगा कि निम्न में से कौन सी प्याजे की अवस्था है, तो आपको बतानी है पूर्व संक्रिया, प्री ऑपरेशनल। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा निम्न में से कौन सी ब्रूनर की अवस्था नहीं है, तभी राइट आंसर आपको इसका लगाना है। मोस्टली जब इसका क्वेश्चन बनेगा तो 3 ऑप्शन यहाँ से लेगा ये वाले और एक ऑप्शन हट के लेगा जो आपको बताना है कि ब्रूनर की कौन सी अवस्था नहीं है। क्लियर है? अब आता है सामाजिक विकास का सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक विकास का सिद्धांत, इसका एक और नाम मैं लिख दे रहा हूं, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ले बाइगोत्स्की, इसको समझेंगे थोड़ा। देखो, एक और इन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसका नाम दिया गया जेडपीडी, जर्नल ऑफ प्रॉक्सिमेट डेवलपमेंट। इसको हिंदी में बोलेंगे समीपस्थ विकास का सिद्धांत। देखो, एक चीज मैं आपको समझा दे रहा हूं, पूरा आपको बाइगोत्स्की समझ में आ जाएगा। देखो, एक आएगा शब्द समाज,
समुदाय, सामाजिक अंतःक्रिया, रीति रिवाज, संस्कृति और सामाजिक व्यवहार। मैंने आपको इतने शब्द लिखे हैं और ये इधर जेडपीडी जर्नल ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है उसको लिखा है। इनमें से कोई सा भी एक शब्द आपका आ रहा है किसी भी क्वेश्चन में आ रहा है तो ये समझो बाइगोस्की की बात हो रही है। लेब बाइगोस्की जेडपीडी जो प्रोक्सिमेंटली बोल सकता है, प्रोक्सिमेंटल आप ऐसे लिखो प्रोक्सिमेंटल, प्रोक्सिमेंटल डेवलपमेंट समीपस्थ विकास का सिद्धांत या सामाजिक विकास का सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। यानी ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा शब्द जब बच्चे का जन्म हो जाता है और उसके बाद वो समाज में रहते हुए जो भी सामाजिक व्यवहार सीखता है उसको डिफाइन करने में उन्होंने दिया है जेडपीडी यानी लेब बाइगोस्की ने बोला। और लेब बाइगोस्की ने बोला है कि बालक के विकास में सामाजिक विकास भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा नहीं कि बालक का मानसिक विकास हो जाए, शारीरिक विकास हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बालक का जब सर्वांगीण विकास होगा तो उसमें बालक का जो सामाजिक विकास है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऐसा नहीं कि सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सामाजिक विकास ही एक बालक को समाज में रहने के तौर तरीके, रीति रिवाज, आदर्श, मूल्य, परंपराएं और विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न लोगों के व्यवहारों से परिचित कराता है। उसको डिफाइन करने में लेब बाइगोस्की का बड़ा हाथ है। मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई है कि मान लीजिए अगर कहीं पर समाज, समुदाय, रहन सहन, एक और शब्द भी दे सकता हूँ, रहन सहन, रहन सहन यानी जो भी ये सारी क्रियाएं होंगी वो लेब बाइगोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत में होंगी। लेकिन वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मान लीजिए इसमें स्टेज कितनी है, इसमें अवस्थाएं कितनी है, बाइगोस्की ने अवस्थाएं कितनी बताई हैं, तो आपको बताइए 3 अवस्थाएं बताइए। कितनी अवस्था बताइए? 3 अवस्थाएं बताइए। एक बताइए शैशवावस्था, एक बताइए शैशवावस्था और एक बताइए बाल्यावस्था और एक बताइए किशोरावस्था। एक बताइए, इसको बोलते हैं इन्फेंसी, इसको बोलते हैं चाइल्डहुड और इसको बोलते हैं एडोलसेंस। अब आपसे ये पूछिए बाइगोस्की कितनी अवस्थाएं, तो आपको 3 बतानी है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अब आपसे पूछिए बाइगोस्की ने किस विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो सामाजिक विकास या सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। बाइगोस्की के जेडपीडी का क्या मतलब है, तो आपको बताना जोनल ऑफ प्रोक्सिमेंटल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ विकास का सिद्धांत। लेकिन एक और चीज हो रही है यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाइगोस्की ने एक काम किया है, आपने देखा होगा स्केल फोल्डिंग यानी पाड़ या ढांचा। नाम सुना है इसका? नाम सुना है? नो सर। सर पाड़ या ढांचा, स्केल फोल्डिंग। स्केल फोल्डिंग क्या होता है? एक अस्थायी सहयोग होता है, इसको बोला गया है एक अस्थायी सहारा, अस्थायी सहारा। अब जो हमारी समाज है, जो समुदाय है, जो संस्कृति, जो रीति रिवाज है, हमारे लिए जीवन पर चलती है। जिस समाज में आप जाएंगे उस समाज में आपको मात्र सहायता प्रदान करेगी जिससे आप उस समाज के रीति रिवाज, कार्यक्रम और परंपराओं को सीख चुके हैं। अब उसी के आधार पर इन्होंने एक बात बोली थी, पाड़ या ढांचा को लेकर आए थे जिसको आपको बताना है स्केल फोल्डिंग यानी प्रौढ़ व्यक्तियों द्वारा, ऐसे भी लिख सकता हूं, प्रौढ़ व्यक्तियों द्वारा, प्रौढ़ व्यक्तियों द्वारा बच्चों को अस्थायी सहारा देना। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब उसके बाद देखो एक चीज मैं थोड़ा यहाँ पर पूरा समझा दे रहा हूँ। अगर मैं आपसे ये वाली बात बोलूं कि मान लीजिए सामाजिक विकास के सिद्धांत में जो बाइगोस्की थे, बाइगोस्की ने एक वार्ता का नाम दिया था, बाइगोस्की एक वार्ता का भी नाम दिया था। अब इन्होंने जो वार्ता दी थी तो वो दी थी अहम वार्ता, अहम वार्ता। लेकिन जब प्याजे ने जो दी थी, अगर हम प्याजे की बात यहाँ पर करें, प्याजे की अगर वार्ता की बात करें, प्याजे की वार्ता समझना इसको, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। अगर वो प्याजे की वार्ता की बात करेगी तो आपको बताना आत्म केंद्रित, क्या बताना? आत्म केंद्रित या व्यक्ति केंद्रित वार्ता, या व्यक्ति केंद्रित वार्ता। अगर वो प्याजे से पूछता है कि प्याजे ने कौन सी वार्ता का प्रतिपादन किया है तो आपको बताना आत्म केंद्रित या व्यक्ति केंद्रित वार्ता। लेकिन अगर वो बाइगोस्की की पूछता है तो बाइगोस्की की आपको बतानी है अहम केंद्रित वार्ता। अहम केंद्रित वार्ता और व्यक्ति केंद्रित वार्ता इन दोनों में डिफरेंट आप लोगों को पता है? डिफरेंट? नो सर, मतलब आत्म केंद्रित वाली वार्ता का नाम नहीं पता आप लोगों को? अंतर अपने आप ये तो आपने बताई सर, ये तो बताई तो है कम्युनिकेशन में, बताइए 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 बताइए। खुद से बात करना। देखो अहम केंद्रित वार्ता किसे कहते हैं, कोई बताएगा? अहम केंद्रित वार्ता देखो सुनो, बारे में बात। सर जो अपने बारे में ही बात करते हैं बस, कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। एक व्यक्ति दूसरों से, जब एक व्यक्ति दूसरों से बात करता है उसको अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं। और इधर जब हम पढ़ेंगे तो आपको बताना है जब एक व्यक्ति स्वयं से बात करता है उसको हम क्या बोलते हैं? आत्म केंद्रित या व्यक्ति केंद्रित वार्ता। लेकिन बाइगोस्की ने किसको माना है? अहम केंद्रित। जब एक व्यक्ति दूसरों से बात करता है तो वो कौन सी बात कहलाती है? अहम केंद्रित वार्ता। जब एक व्यक्ति स्वयं से बात करता है तो कौन सी बात कहलाती है? आत्म केंद्रित, व्यक्ति केंद्रित वार्ता कहलाती है। अब समझते हैं सामाजिक विकास के पूरे सिद्धांत को। सामाजिक विकास के सिद्धांत में लेब बाइगोस्की ने ये वाली बात बोली थी कि जब भी बालक का विकास होगा तो उसके विकास में एक सोशल डेवलपमेंट जो भी, समाज जो भी, कम्युनिटी जो भी होगी, एक जो कल्चर जो होगा वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब बालक का जैसे जन्म होगा, जन्म होने के बाद वो सबसे पहले माता पिता के संपर्क में आएगा। अगर माता पिता उसे अच्छी आदत सिखाते हैं तो वैसे आदतों का विकास होगा। फिर उसके बाद वो भाई बहन के संपर्क में आएगा, फिर उसके बाद वो पड़ोसी के संपर्क में आएगा, फिर उसके बाद वो समाज के संपर्क में आएगा, फिर उसके बाद वो स्कूल के संपर्क में आएगा, फिर उसके बाद वो मित्र मंडल के संपर्क में आएगा और फिर उसके बाद वो मीडिया के संपर्क में आएगा। जिन जिनसे जैसे जैसे उसका संपर्क होता जाएगा वैसे वैसे उसका संपर्क और उसका सामाजिक विकास होता जाएगा। इसी को उन्होंने क्या नाम दिया है? अहम केंद्रित वार्ता नाम दिया। अब मान लेते हैं कि एग्जांपल समझ लेते हैं, समझना, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए ये है, अब मान लीजिए एक परिवार ये है और एक परिवार ये है। इन दोनों परिवार के एक बच्चा ये है और इन परिवार का एक बच्चा ये है। जब इस परिवार का बच्चा इस समाज के अन्य लोगों से मारपीट करता है और मारपीट करने के बाद गलती इसकी है, यानी गलती किसकी है? इस लड़के की है। तो जब इसकी मम्मी पाएगी और ये समाज के अन्य लोग ये कहते हैं कि आपके बच्चे ने गलती की है, तो मम्मी कभी भी नहीं मान सकती कि मेरे बेटे ने गलती की है, क्योंकि इसको उन्होंने क्या नाम दिया है? समीपस्थ विकास का सिद्धांत। क्योंकि हम जो माता पिता जो होते हैं वो कभी भी अपने बच्चे की गलती नहीं मानते। अगर माता के सामने किसी का बेटा किसी का कत्ल करना, तभी माता ये नहीं कहेगी खुलकर कि मेरे बेटे ने कत्ल किया है, क्योंकि उनके अंदर जो एक मातृत्व की भावना होती है। लेकिन अब माता जो है और पिता जो है उन्होंने कौन सा सामाजिक विकास किया वो यहाँ पर पता चलेगा। फिर उसके बाद भाई बहन होते हैं, तो कभी कभी भाई बहन ऐसे भी हो सकते हैं कि छोटे भाई बहन को प्यार भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे भी हो सकते हैं वो लाड प्यार नहीं रखते, वो एक बिल्कुल डिसिप्लिन रखना चाहते हैं, वहां पर उसका सामाजिक विकास वैसा
होगा। फिर उसके बाद पड़ोसी में जाएंगे। मैंने उस दिन आपको ये भी बात बताई थी कि पड़ोसी में वो व्यक्ति होता है जो सबसे ज्यादा बिगाड़ने वाला बच्चे को होता है। पड़ोसी आपका अच्छा है तो आपके बच्चे में अच्छे सामाजिक गुणों का विकास होगा। पड़ोसी गंदा है तो आपके बच्चे में अच्छे सामाजिक गुणों का विकास नहीं होगा। तो पड़ोसी जिस तरीके से आपके समाज बच्चे का सामाजिक विकास करेगा वो अपने तरीके से होगा। फिर उसके बाद वो समाज में जाएगा। समाज में जिन जिन लोगों से मिल रहा है और जिन जिन व्यक्तियों से उसका संपर्क हो रहा है वो किस तरीके से बच्चों को डील करे वो अपना अलग होगा। फिर उसके बाद वो स्कूल जाना प्रारंभ कर रहा है तो आपने देखा होगा स्कूल दो तरीके से चलते हैं। स्कूल दो तरीके से, एक तो सीबीएसई वाले चल रहे हैं, एक सीबीएसई वाले चल रहे हैं और एक गवर्नमेंट चल रहे हैं। अब आपने देखो गवर्नमेंट स्कूल तो मान लेते हैं यूपी में आप जाके देखोगे तो इतने गंदे स्कूल चले यूपी में कि वहां पर बिल्कुल टीचर ही उपलब्ध नहीं है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाले देखेंगे तो आपने बहुत अच्छे स्कूल चले जो फीस बहुत महंगी ले रहे हैं। सीबीएसई वाले बच्चे को देखा जाए तो उसमें एक तरह से रट्टा मरवाया जाता है, एक रटने वाला तोता बनाया जाता है, उसे मॉम डैड ये वो फलाना सब रटवाया जाता है। और यूपी वाले को रटवाया कम जाता है लेकिन थोड़ा बहुत समझाया जाता है, इससे कम विकास उसका लेकिन उस तरीके से होगा। यहाँ पर जो उसके होंगे दोस्त वो अपने तरीके के होंगे, शिक्षित वाले होंगे, अच्छे होंगे। और यहाँ पर जो होंगे उसके गांव वाले होंगे, गांव बिल्कुल एकदम ग्रामीण लैंग्वेज वाले होंगे। फिर उसके बाद वो मित्र मंडली बनाता है उस तरीके से। अब मीडिया में कुछ घरवाले ये कहते हैं कि जब तक आप 12th पास निकलोगे हम आपको मोबाइल लेकर देंगे। कुछ घरवाले ऐसे होते हैं कि 6th क्लास में बच्चा उसे मोबाइल दे दिया। तो वो व्यक्ति जिस तरीके से संपर्क में आ रहा है उस तरीके से उसका सामाजिक विकास हो रहा है। उसको सामाजिक विकास या सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत लेब वाइगोत्स्की ने माना है। कुछ पूछा। अब उसके बाद उन्होंने बात बोली है कि सामाजिक विकास में जो बालक में एक सामाजिक विकास हमें करना है उसके लिए हमें 3 स्टेजों से गुजरना पड़ेगा, यानी 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा। जो मैंने आपको ये अवस्था बताई 3 बताई है। पहली बताई मैंने आपको शैशवावस्था, पहली बताई मैंने आपको शैशवावस्था, दूसरी बताई मैंने बाल्यावस्था और तीसरी बताई मैंने किशोरावस्था। इसका समय हम बात करें तो 0 से 5 वर्ष है। अगर दूसरे समय की बात करें तो 6 से 12 वर्ष है और तीसरे समय की बात करें तो 13 से 19 वर्ष है। अब यहाँ पर थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। मैं कोई बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो शैशवावस्था जो होती है, शैशवावस्था में बालक के सामाजिक विकास की कोई बात नहीं होती। यानी शैशवावस्था अगर आपसे ये पूछे सामाजिक विकास की वो कौन सी अवस्था है जिसमें बालक के सामाजिक विकास की कोई बात नहीं होती है तो आपको बताना है शैशवावस्था। क्योंकि वहां पर बालक परिवार के संपर्क में रहता है और माता पिता उसे जैसी सामाजिक विकास की बातें सिखाएंगे वो वैसे ही नकल करके सीखता है। तो आपसे ये पूछिए कि किस अवस्था में बालक के सामाजिक विकास की कोई बात नहीं होती है तो हमें बतानी है शैशवावस्था। किस अवस्था में एक बालक में सामाजिक विकास अनुकरण के द्वारा होता है या दूसरों को देखकर होता है या दूसरों के व्यवहार को नकल करके होता है तो आपको बताना है शैशवावस्था। फिर बाल्यावस्था की बात करेंगे तो बाल्यावस्था में क्या होता है कि बाल्यावस्था में बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है क्योंकि वो घर से बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है और स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है और जैसे अन्य लोगों से मिलता है तो उसका सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है। और आपसे ये पूछिए सामाजिक विकास की किस अवस्था में एक बालक में गैंग एज की अवस्था पाई जाती है। गैंग एज, गैंग एज जानते हैं? अगर आपसे ये कोई स्कूली आयु किसको कहते हैं तब भी आपको ये बताना है स्कूली आयु। अगर आपसे ये पूछे समूह की आयु किसे कहते हैं, समूह एज किसे कहते हैं तो आपको ये बताना है। क्योंकि एक बालक जो होता है बाल्यावस्था में वो स्कूल से बाहर निकलना प्रारंभ कर देता है। जब स्कूल से बाहर निकलेगा तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से मिलेगा। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से मिलेगा तो सोशल डेवलपमेंट उसका स्टार्ट होगा। तो सामाजिक विकास जो प्रारंभ होता है वो आपको बताना है किस अवस्था में प्रारंभ होता है वो हमें बताना है बाल्यावस्था में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सामाजिक विकास किस अवस्था में एक बालक सामाजिक विकास का या समाज का सक्रिय सदस्य बनता है तो आपको बताना है किशोरावस्था। यानी आपसे ये पूछिए किस अवस्था में एक बालक किसी समाज का सक्रिय सदस्य बनता है तो आपको बताना है किशोरावस्था। किस अवस्था को सामाजिक विकास की हाई लेवल यानी उच्च स्तर की अवस्था कहते हैं तो आपको बताना है किशोरावस्था को। किस अवस्था में एक बालक किसी समाज के रीति रिवाज कायदे कानून परंपरा आदर्श और मूल्यों को पूर्ण रूप से अपने बिहेवियर में ढाल लेता है तो आपको बताइए किशोरावस्था। अब इधर आते हैं जेडपीडी पे, जॉन अप्रोक्सीमेटेड डेवलपमेंट यानी समीपस्थ विकास का सिद्धांत ये कहता है कि जब एक बालक जिस व्यक्ति के संपर्क में आएगा उसके व्यवहार के द्वारा उसको प्रभावित करेगा और उसके व्यवहार के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार में सामाजिक विकास को लेके आएगा वो कौन सा कहलाता है हमारा समीपस्थ विकास का सिद्धांत कहलाता है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको स्केल फोल्डिंग पढ़ाई है। स्केल फोल्डिंग क्या कहलाती है? स्केल फोल्डिंग मैंने आपको ये बताइए किसी बड़े व्यक्ति द्वारा किसी प्रौढ़ व्यक्ति द्वारा किसी छोटे व्यक्ति को मात्र अस्थायी रूप से अस्थायी थोड़ी देर के लिए जो सहारा यानी जो सहायता दी जाती है उसको वाइगोत्स्की ने स्केल फोल्डिंग पार या ढांचा या मचान बोला है। एक और नाम आता है मचान, नाम सुना मचान? मचान बोला है। अब उसके बाद वाइगोत्स्की ने 2 चीजों का प्रयोग किया है। अहम वार्ता किसका प्रयोग किया है? अहम वार्ता। और प्याजे ने जो प्रयोग किया है वो आत्म केंद्रित वार्ता या व्यक्ति केंद्रित वार्ता। अगर आपसे ये पूछे जब एक बालक वाइगोत्स्की के अनुसार किसी दूसरे व्यक्तियों या अपने माता पिता या अपने फ्रेंड सर्कल से विचारों का आदान प्रदान करता है तो वह कौन सी वार्ता का प्रयोग कर रहा है तो आपको राइट आंसर क्या लगाना है? अहम वार्ता। लेकिन जब प्याजे के अकॉर्डिंग पूछिए कि आत्म केंद्रित वार्ता हो, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आपने सीटेट में देखा होगा नहीं तो पेडागोजी का उसमें आता है कि एक रीमा नाम की लड़की है, एक रीमा नाम की लड़की है कपड़ों पर इस्त्री करते समय, इस्त्री जानते हैं आप लोग? इस्त्री, इस्त्री क्या होता है? प्रेस करना। जब एक रीमा नाम की लड़की होती है और कपड़ों पर इस्त्री करते समय अपने आप से स्वयं से बात करती है तो प्याजे के अनुसार वो कौन सी बात आपको प्रदर्शित कर रही है तो पहला ऑप्शन उसका होगा अहम केंद्रित और 90% बालक किसको लगाएगा? अहम केंद्रित। जबकि लास्ट में होगा व्यक्ति केंद्रित। बालक चौथे वाले ऑप्शन पे तो पहुंच ही नहीं पाएगा, वो पहले से पहले लगा देगा अहम केंद्रित। जबकि मैंने आपको दोनों का डिफरेंस बताया। जब एक व्यक्ति दूसरों से बात करता है तो कौन सी बात कहलाती है? अहम केंद्रित। और जब व्यक्ति स्वयं से बात करता है या भगवान से बात करता है, अगर यहाँ पर हम ये लिखें कि भगवान से बात करते समय कौन सी बात का प्रयोग किया जाएगा तो आपको लगाना है भगवान से बात करते समय। भगवान से बात की है, भगवान से बात करते समय और स्वयं से बात करते समय जब एक व्यक्ति स्वयं से बात करता है, इस से प्रार्थना करता है तो कौन सी बात का प्रयोग करेगा तो आपको बतानी है व्यक्ति केंद्रित यानी आत्म केंद्रित वार्ता का प्रयोग करता है। कुछ पूछना है पूछ लीजिए। सर ये जॉनल वाली ना डेफिनेशन लिखा दीजिए एक बार। अभी लिखवा दें, अभी थोड़ा इनको भी लिखवा देंगे, इसको लिख देंगे। आगे चले। सर एक मिनट, चाइल्डहुड में चाइल्ड सर एक मिनट जी सर चाइल्डहुड में ये क्या लिखा है? समूह एज क्या? थर्ड वन स्कूली एज, गैंग एज, समूह की आयु, ग्रुप वाली। ग्रुप वाला। आगे चले। सर ये ऊपर क्या लिखा है? थ्री थ्री प्लेस। ये हाँ जी, ये मैंने ये एग्जांपल बताया था कि प्याजे के अकॉर्डिंग एक रीमा नाम की लड़की कपड़ों पर इस्त्री करते समय, इस्त्री को प्रेस बोलते हैं ना, लेकिन शुद्ध हिंदी में इस्त्री कहलाती है। तो वो प्याजे के अकॉर्डिंग कौन सी बात का प्रयोग करें तो आपको बताना है आत्म केंद्रित व्यक्ति केंद्रित। अगर भगवान से बात करें, इष्ट देव से बात करें तो कौन सी बात का प्रयोग करेंगे? आत्मा के। अच्छा भगवान से बात की है आप लोगों ने? भगवान से बात की है? यस सर। क्या मांगा था भगवान से? कुछ नहीं। अच्छा वैसे बात कर ली? Yes. चलो अच्छी बात है। आगे देखो देखो अब थोड़ा पहले स्केल फोल्डिंग को लिखा। इसको हम 3 नामों से जानते हैं, पार, ढांचा, मचान। और इंग्लिश में क्यों था देखो क्या कहलाता है समझे। इसमें एक प्रौढ़ व्यक्ति द्वारा अपने अधीन
बच्चों को अस्थायी रूप से मात्र सहायता या सहारा प्रदान किया जाता है। जिससे वह सही रास्ते पर या सही उद्देश्य को प्राप्त कर सके। स्केल फोल्डिंग समझ में आ गया? स्केल फोल्डिंग समझ में आ गया? यस सर ये मात्र सहायता सहारा इसका क्या मीनिंग हुआ? मात्र मतलब सिर्फ सहायता सहायता। सहायता थोड़ी बहुत दी जाएगी, ऐसा नहीं कि मैं हर समय आपको बोलता रहूं ये काम करो ये काम करो। आप गलत रास्ते पे जाए, मैंने आपको बताया इधर नहीं इधर चलिए, इधर रास्ता सही, बस इतना कहकर चला गया मैं। उसका नाम सुना है लेंटर का? लेंटर का नाम सुना है? यस सर। उसका नाम सुना होगा, जो पार जो लगाई जाती है लेंटर को रोकने के लिए, वो जन्म जिंदगी लगाई जाएगी थोड़े समय के लिए, जब तक वो लेंटर ढंग से पकड़ा जाए। थोड़े टाइम के लिए होती है वही सर। वाली स्केल फोल्डिंग, उसी को बोला गया पांच ढांचा मचान, वही वाला बोला गया। हम स्लिप डालते हैं, घर में स्लिप देखिए होगी, अपनी स्लिप डालते हैं तो स्लिप डालते हैं उसके पीछे सपोर्ट लगाते हैं, नीचे हम जो सपोर्ट लगाते हैं वो उसके लिए तब तक थोड़ी लगाते कि अब एक बार लगा तो पूरी अस्थायी रूप से लगी, वो तो अस्थायी लगाई गई है ना, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए लगाई, जैसे अच्छे से बन जाएगी उसको तुरंत हटा देंगे। इसी को तो पार ढांचा मचान, और मैंने तो एक चीज लिखी है यहाँ पर। और एक बात तो ध्यान रखना, ये जो मात्रा है ना, ये मात्र देखो, मात्र, कुछ और केवल और ही, ये कैसे वर्ड है हमारे? ये नेगेटिव वर्ड है, ध्यान रखना। ये बच्चे के लिए नेगेटिव लेके आते हैं कि मात्र मतलब इतना ही। अब उसे थोड़ी तो सहायता दी गई है, बस ऐसे थोड़ी ना कि मैं आपके बिल्कुल पीछे बजाऊं, करना आप इस वाले काम करिए। मैंने आपको बता दिया कि आप इस वाले काम को इस तरीके से करो, जल्दी प्राप्त हो जाएगा। अब आप नहीं माने तो कोई बात नहीं, मैं सहारा ही तो दे सकता हूं। जो पिलर जो होती है, जो लेंटर जो पकाया जाता है, जिसको पार बोला जाता है, वो उसको पकाने के लिए तो रोका गया, जैसे ऊपर जा रहा है उसको हटा दीजिए। इसको बोला स्केल फोल्डिंग। अभी हम आपको रिकॉर्ड ही पढ़ेंगे। देखो भाई, उसकी शेष अवस्था है। देखो इस अवस्था में एक बालक के सामाजिक विकास की कोई बात नहीं होती है। वह दूसरों को देखकर सामाजिक विकास सीखता है। देखो इस अवस्था में बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है और वह समूह में रहना प्रारंभ करता है। देखो इस अवस्था को सामाजिक विकास की उच्च अवस्था कहते हैं। इसमें वह किसी समाज का सक्रिय सदस्य बन जाता है। पूछो क्या पूछना है? तीन अवस्था मैंने डिफाइन कर दी है। अगर आपसे ये पूछिए बाइगोस्की वो कौन सी अवस्था है जिसमें बालक का कोई सामाजिक विकास नहीं होता, वो नकल करके जो कुछ भी सीखता है वो नकल करके सीखता है, तो आपको बतानी शेष अवस्था। अगर आपसे ये पूछिए पियाजे की बाइगोस्की वो कौन सी अवस्था है जिसमें एक बालक में सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है, ग्रुप में रहना स्टार्ट कर देता है और उसमें सामूहिकता की भावना पाई जाती है। ये कुछ चीजें लिख रहा हूं यहाँ पर, सामूहिकता की भावना पाई जाती है। इसमें सामूहिकता की भावना पाई जाती है। सामूहिकता की जो भावना पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है? बाल्यावस्था में पाई जाती है। मैंने आपको पहले बता दिया, इसकी जो अवस्था है वो मैंने आपको बता दी तीन, भूलना मत। पहली अवस्था मैंने बताई शेष अवस्था, दूसरी मैंने आपको बताई बाल्यावस्था, और तीसरी जो मैंने आपको बताई है वो बताई किशोरावस्था। तीनों अवस्थाओं को डिफाइन कर दिया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूरा है वो किशोरावस्था से हुआ है। बाइगोस्की की वह कौन सी अवस्था है जिसमें एक बालक किसी समाज का सक्रिय सदस्य बनता है? सक्रिय सदस्य किसमें बनना है? किशोरावस्था में बनना है। बाइगोस्की की वह कौन सी अवस्था है जिसमें एक बालक में सामाजिक विकास प्रारंभ हो रहा है? तो आपको बताना है बाल्यावस्था है। स्केल फोल्डिंग मैंने आपको बता दिया, आत्म केंद्रित वार्ता, व्यक्ति केंद्रित वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता मैंने आपको बता दिया। अब आपको आती है रिकॉर्ड। आपने सुना रिकॉर्ड किसे कहते हैं? रिकॉर्ड दो प्रकार के होते हैं। एक रिकॉर्ड होता है एनकेडोटल रिकॉर्ड और एक होता है कम्युलेटिव रिकॉर्ड, यानी एक वृत्तांत और एक संचयी। एनकेडोटल रिकॉर्ड जो होता है वो क्या होता है, और कम्युलेटिव रिकॉर्ड जो होता है वो क्या होता है। और उसके बाद जो आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का नाम सुना है? पोर्टफोलियो सुना है सर। क्या होता है? पोर्टफोलियो फोल्डर होता है एक तरह का। हाँ, फोल्डर जो होता है, और उसमें एक छात्र की शैक्षिक प्रगति का लेखा जोखा रखा जाता है, जिसको नाम क्या दिया गया है? जिसको नाम क्या दिया गया है? रिकॉर्ड नाम दिया गया है। इसको नाम क्या दिया गया? रिकॉर्ड। और जो रिकॉर्ड जो होता है वो दो प्रकार से हम पढ़ लेंगे। रिकॉर्ड जो होता है वो दो प्रकार के पढ़ लेंगे। एक होता है एनकेडोटल, एनकेडोटल रिकॉर्ड, और एक होता है कम्युलेटिव, कम्युलेटिव रिकॉर्ड। ये दोनों जो मैंने आपको पढ़ाए ये रिकॉर्ड है। सर सिलेबस हो गया आज कंप्लीट? मैंने कब बोला अभी आपसे? मैंने कुछ बोला है? मैंने कब बोला अभी आपसे? देखो अगर पोर्टफोलियो आप बोल रहे थे ना कि ये टॉपिक हो गए। कब बोला मैंने? ये बात बताया कब बोला? देखो इसको एक तरह से हम रख ले सकते हैं छात्र की शैक्षिक प्रगति, शैक्षिक प्रगति का जो रिकॉर्ड है। अब जो रिकॉर्ड है, अब आपने एक शब्द और देखा होगा अभिलेख। अभिलेख नाम सुना आप लोगों ने? अभिलेख।
जो हमारे बाबा या पापा जो भी हमारी मम्मी जो भी गवर्नमेंट जॉब में हैं वो अभी तक क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं अभिलेख, वो क्या बोलते हैं अभिलेख। लेकिन जो नई जनरेशन आ गई वो क्या बोलते हैं हमारा रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड दो प्रकार का रखा गया है, एनकेडोटल और कम्युलेटिव। कम्युलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है, तो मान लीजिए एक बालक ने जब से स्कूल में एडमिशन लिया है और तब तक वो क्लास में पास आउट नहीं हो जाता, उसके बीच में कौन कौन से टेस्ट में उसने भाग लिया है, कौन कौन से प्रोग्राम में उसने भाग लिया है, कौन कौन से मेडल उसने जीते हैं और उसकी पोजीशन कौन कौन सी रही है और उसका क्लास में कितनी अटेंडेंस रही है, उन सबका एक लेखा जोखा जो रखा जाता है उसको कम्युलेटिव रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस कम्युलेटिव रिकॉर्ड में जो भी उसने जो कार्य किया है उसमें से कुछ सार्थक घटनाएं जो होती हैं, यानी जो हमारी कुछ सार्थक घटनाएं होती हैं, उस सार्थक घटनाओं का रिकॉर्ड रखना, सार्थक घटना को कलेक्ट करके रखना, उसको बोला गया है एनकेडोटल रिकॉर्ड। यानी जो जीवन से संबंधित ये सार्थक शब्द आ जाए, सार्थक घटना वाला शब्द आ जाए तो आपको लगाना एनकेडोटल। और एक छात्र की शैक्षिक प्रगति को लेखा जोखा करके उसको कलेक्ट करके उसको रिकॉर्ड के रूप में रखना, उसको कम्युलेटिव रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं आता तो उसको पोर्टफोलियो या रिकॉर्ड या अभिलेख के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे ये पूछे स्कैफोल्डिंग क्या कहलाता है, तो मैंने आपको बताया इसमें एक प्रवृत्ति द्वारा, यानी चलिए फिर से बताना ये कौन सा वाला, ये वाला, सेकंड वाला ये वाला, इसे नीचे कर दो। दोनों ही बता दो सर। देखो समझे, देखो सुना, पोर्टफोलियो और देखो सुना। मान लीजिए ये एक स्कूल है, ये स्कूल है, इस स्कूल में इस बालक की आज एंट्री होती है, एडमिशन ले लिया और यहाँ पर वो पास आउट होकर निकलना है। इन बीच में जो यहाँ पर उसने जितने भी प्रोग्राम किए, जिन प्रोग्रामों में भाग लिया और जितने भी उसने प्रतियोगिता की, प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया और जितनी उनकी अटेंडेंस रही और क्लास में और स्कूल में उसका जो भी बिहेवियर रहा है, उस सबका एक रिकॉर्ड रखना, जिसको हम शैक्षिक प्रगति के रूप में जाना जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो, रिकॉर्ड या अभिलेख। लेकिन जब उनके प्रकार की बात करेगा कि रिकॉर्ड कितने प्रकार का होता है, तो आपको बताना दो प्रकार का। अब जो मैंने आपको ये पूरी प्रोसेस समझाई है कि यहाँ से यहाँ तक जो कुछ उसने किया सब कुछ का रिकॉर्ड रखा जाता है, उन प्रकारों में बात करें तो उस प्रकार को हम बोलते हैं कम्युलेटिव रिकॉर्ड। यानी ऐसा रिकॉर्ड जो छात्र की शैक्षिक प्रगति का लेखा जोखा डाटा कलेक्ट करके रखता है, उसको कम्युलेटिव रिकॉर्ड कहा जाता है। लेकिन अब यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पर बहुत सारे पार्टिसिपेट भाग लिए, सब कुछ किया, इसमें से कुछ घटनाएं आपके जीवन से संबंधित हो, कुछ घटनाओं को सार्थक घटनाओं, यानी ये वाला शब्द आपको याद रखना है, सार्थक घटनाओं को संबंधित उनका अलग रिकॉर्ड रखा जाता है, जो आपके जीवन के प्रत्येक पहलू पर आपको काम में आने वाली है। ऐसी सार्थक घटनाएं जिनको अलग करके रखना है, वो वाला रिकॉर्ड कौन सा होगा, एनकेडोटल रिकॉर्ड। अब एक ध्यान रखना है, सार्थक घटनाएं का मीनिंग क्या है, मतलब रियलिटी वाली। मान लीजिए आपको ये नहीं पता कि मैं अच्छा डांस कर लेती हूँ और कॉलेज में कोई ऐसा फंक्शन हुआ और उसमें आपने 5 मिनट का डांस किया, वहां पर देखने वाले सभी व्यक्ति ने कहा था कि आप डांस अच्छा कर लेते हैं, आप अगर थोड़ा फ्यूचर अपना इसमें बनाना चाहें तो आप इसकी क्लास ले सकते हैं। अब वहां से आपके दिमाग में ये वाली बात आई और उससे लेकर आपने क्लास ज्वाइन कर ली डांस वाली और आप आज डांस इंडिया डांस में अपना फ्यूचर बना चुकी हो और आपकी अलग पहचान बन चुकी है। लेकिन जब भी आप उस पोजीशन में खड़ी होंगी तो आपको उस कॉलेज वाला फंक्शन याद आएगा कि जो आज मैं इस स्टेज पर खड़ी हूँ उस कॉलेज के फंक्शन की वजह से खड़ी हूँ, उसकी जो पिक है आज भी मेरे पास है। वो सार्थक घटना को एक जगह कलेक्ट करके रखना, वो कौन सा रिकॉर्ड कहलाता है, एनकेडोटल रिकॉर्ड कहलाता है। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होगी सर ये? सबसे हो सकता है, एजुकेशन से संबंधित हो सकती है, जीवन से संबंधित, विद्यालय के बाहर विद्यालय के अंदर भी हो सकती है, और कम्युनिटी में ओनली एजुकेशन से और रिलेटेड? जहाँ बिल्कुल पूरी में। ओके, कुछ पूछना पूछ लीजिए। मैं आज की क्लास ये क्या लिखा है, एन के टोटल? एनकेडोटल, DOTAL। सर आपने टेस्ट की पीडीएफ नहीं भिजवाई सर। भिजवाई नहीं, हाँ जी सर, टेस्ट की पीडीएफ भिजवा दो। हाँ डिस्कशन शाम को क्वेश्चन होंगे तभी तो डिस्कस क्वेश्चन, करेंगे। हाँ जी हाँ जी, पहले तो मैं भी क्वेश्चन भिजवा चाहिए दूंगा, उसमें भिजवा, उसमें कोई 2-3 क्वेश्चन पहले सेमिनार करा दिया, डिस्कस कर लेंगे उस पे। सर जो भी टॉपिक आप करवाते हो ना तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिया करो, हमारी प्रैक्टिस हो जाती है फिर साथ के साथ। ठीक है, ठीक हाँ है, जी सर, हाँ जी। सर हमें क्वेश्चन बिल्कुल नहीं मिले हैं, सिर्फ वो टेस्ट वाले ही है हमारे पास, और थोड़े जो पीडीएफ स्टार्टिंग में मिली थी वो है, चलो चलो तुम्हारा पढ़वा, ठीक है, फिर क्लियर हो जाता है सर उसके साथ और भी। ओके, डिस्कशन से पहले वो पीडीएफ अभी भिजवा देना, अभी भिजवा देना। थैंक यू सर। ओके।